हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई वन शॉट बना दीजिए या फिर कोई मैराथन वीडियो ले लीजिए जिससे हम अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेंड कर सकें। तो आपके कमेंट के बेस पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ महा मैराथन वीडियो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर होंगे उनको कवर करेंगे और यदि आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम उन्हें अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन आपके लिए फिर से एक मैं चैलेंज दे रहा हूं या फिर आपको थोड़ी छोटी सी टास्क दे रहा हूं। यदि आपको मेरी फर्स्ट महा मैराथन वाली वीडियो पसंद आए तो आप सेकंड के लिए कमेंट जरूर करना। तो जैसे ही आपका कमेंट का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं आपको शाम तक ही इसकी सेकंड वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं भाई अपनी चैप्टर नंबर 1 की तरफ। भाई चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। भाई जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कैसे कर पाएंगे। तो भाई यदि आपसे कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो आपको क्या करता है भाई, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। भाई किस किस के बीच में आपको इंटरफेस कराएगा? वो आपको हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या कराता है? एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। लेकिन भाई आपने मतलब आपको ये एक इंटरफेस तो प्रोवाइड करा दिया गया, अब इस इंटरफेस का आपके पास बेनिफिट क्या है? यदि आपको ये इंटरफेस ना प्रोवाइड कराया जाता तो आपको कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जिसको आपको करना काफी ज्यादा भाई डिफिकल्ट हो जाता। भाई सपोज कीजिए कि यदि आपके पास इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई? जो भी कोई यूजर होगा अपने किसी हार्डवेयर को एक्सेस करेगा। जब वो किसी अपने हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है तो क्या उस समय कोई दूसरा व्यक्ति भी उस हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये ऐसे आम तौर की वाली बात हुई है कि यदि फिजिकली हम घर में रहते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त आपका पेन यूज कर रहा है और जस्ट है आप जाएंगे उससे पेन छीनेंगे और यूज कर लेंगे। लेकिन भाई ये तो भाई क्या है, मशीन के ऊपर बात हो रही है। तो मशीन के अंदर तो हम ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीज को किसी से छीन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भाई हमें क्या जरूरत पड़ी? अपने लिए कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी जो क्या कर सके भाई, हमारी जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको आसानी से भाई क्या कर सके, वो मैनेज कर सके और मल्टीपल यूजर को एक बार में क्या है वो ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा सके जिससे जो भी यूजर चाहे जिस रिसोर्स को चाहे और जब चाहे वो क्या कर सके भाई, उसे एक्सेस कर सके। भाई यदि मैं आपसे कहूं कि भाई क्या किसी ने रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा है? तो आप सभी ने देखा तो होगा, लेकिन आप सब कंफ्यूज होंगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है कहां पर। तो मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताता हूं। जैसे ही आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुनोगे तो आप खुश हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में सर हमने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है। तो पहले तो अगर मैं आपको बताऊं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसा रहता है भाई? नॉन टचेबल रहता है, यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर को केवल यूज कर सकते हो। आप वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको आप क्या कर सको भाई, टच कर सको। तो भाई सभी लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल का यूज करते हैं। तो भाई मोबाइल के अंदर क्या लगे हुए हैं? कुछ हार्डवेयर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो यदि हम उन हार्डवेयर इक्विपमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर भाई एक सॉफ्टवेयर गेरा जाता है। कब? यदि आप क्या हैं भाई, एंड्रॉइड वाले यूजर हैं तो आपके लिए क्या होगा भाई, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। और भाई वो आपके लिए क्या करेगा, एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने हार्डवेयर को यानी कि मोबाइल को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वाला एग्जाम सच में पसंद आया है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और भाई दूसरे ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम जानते होंगे? भाई आपने सुना होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सुना होगा सभी ने। भाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर यूज करते हैं? भाई जितने भी आईफोन यूजर हैं तो वो सब क्या करते हैं भाई, अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं।
अब ऐसे क्या होता है, हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये इंट्रो अच्छे से याद रखना है। यदि आपसे बेसिक पूछा जाए व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं समझता हूं कि अब आप इस टॉपिक को आसानी से क्या कर देंगे भाई, डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ भाई। अब हमारा सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो भाई क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। भाई क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, एक भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भाई क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। और वो सॉफ्टवेयर भाई बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कराता है, एक मिनट रुकिए। हाँ तो भाई हम क्या बात कर रहे थे भाई, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है भाई। जैसे मैंने क्या आपसे क्या बताया था, ये आपको भाई क्या करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। अब ये इंटरफेस किस किस के बीच में प्रोवाइड करेगा भाई, किसके बीच में करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। तो याद रखना है भाई क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या करेगा भाई, बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। अब वो इंटरफेस किस किस के बीच में लाई करता है भाई, किसके बीच में लाई करता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं एंड यूजर के बीच में क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर आपका लाई करता है। अब इसके बाद इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। मैंने आपसे क्या कहा था भाई, आपकी जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको आसानी से और अच्छे एक एफिशिएंट मैनर में क्या करता है भाई, ये मैनेज करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट एप्लीकेशन, जो आपके हार्डवेयर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं उन सबको क्या करता है भाई, एग्जीक्यूट करता है। भाई एप्लीकेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, मान लीजिए आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल क्या है, आपका एक हार्डवेयर है। और यदि आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपके मोबाइल के अंदर क्या होगा भाई, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये भी बात ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर ना डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। तो कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है भाई, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सब क्या है भाई, आपकी एप्लीकेशन है। तो इन सब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट आपका कौन करता है भाई, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या करता है भाई ये, एंड फैसिलिटेट यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। और क्या करता है भाई, यूजर को इंटरेक्ट कराता है किससे भाई, आपके सिस्टम से। भाई एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भाई विंडोज भी क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे बताया था मैंने आपको मैक ओएस भी आपका क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर एक और मैंने लिखा हुआ क्या है भाई, लाइनक्स, तो ये भी क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको अब इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, तभी हम अपने पीडीएफ को आगे की तरफ चलाएंगे। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट अपना, भाई नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, हमें इसके बारे में अब थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। तो भाई सबसे पहला हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जो पार्ट आता है वो क्या होता है भाई, कर्नल। क्या होता है भाई, कर्नल। तो कर्नल है क्या भाई, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल क्या होता है भाई, कोर पार्ट होता है किसका भाई, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो याद रखेंगे जो कर्नल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई क्या है, मेन पार्ट है। इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। भाई जो कर्नल का हमारा क्या काम है, जो भी हमारी सिस्टम रिसोर्सेज हैं, जैसे भाई सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन सबको मैनेज कौन करता है भाई, आपका कर्नल करता है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे ना, क्या भाई आपका कर्नल है क्या, तो कर्नल क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है भाई, एक
कोर पार्ट है और इसका काम क्या रहता है भाई, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हो गई, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, इन सबको आपका मैनेज करने का काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भाई किसकी है, यहाँ पर कर्नल की है। इसके बाद क्या है, द कर्नल प्रोवाइड लो लेवल सर्विसेज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द यूजर ऑफ द ओएस, यानी कि जो आपका कर्नल है वो आपको लो लेवल सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी के लिए भाई क्या रहती है, एक नेसेसरी यानी कि आवश्यक रहती है। तो आपको कर्नल वाला पार्ट अब समझ में आ गया होगा। अब कर्नल के बाद जो हमारी इसकी सेकंड फेज होती है भाई, वो क्या होती है, हमारी सिस्टम सेल इंटरफेस। क्या होती है भाई, सिस्टम सेल इंटरफेस। तो भाई ये क्या रहता है, सिस्टम सेल इंटरफेस प्रोवाइड अ सेट ऑफ फंक्शन। ये क्या करता है भाई, हमें कुछ फंक्शन को प्रोवाइड कराता है। उन फंक्शन से क्या होगा भाई, दैट अलाउ यूजर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द कर्नल। जो भाई क्या करते हैं, हमें रिक्वेस्ट करने के बाद कर्नल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से बता रहे हैं, आपके सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू। इसके बाद क्या है, दीज फंक्शन इंक्लूड्स, यानी कि ये फंक्शन आपके भाई किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, लाइक मैनिपुलेशन, यानी कि यदि आपको फाइल को कुछ भी चेंज करना है तो आप किसके थ्रू करोगे भाई, सिस्टम सेल इंटरफेस के थ्रू करोगे। इसके बाद क्या है, प्रोसेस कंट्रोल, यदि आपको अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है तब भी आप किसके थ्रू करोगे भाई, सिस्टम सेल इंटरफेस के थ्रू करोगे। और एंड कम्युनिकेशन, और यदि आपको किन्हीं भी दो प्रोसेस के बीच में आपको कम्युनिकेट करना है तब भी आप किसका यूज करोगे भाई, सिस्टम सेल इंटरफेस का। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, ये यहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जो आपको भाई क्या कर रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई देखो यहां पर क्या क्या है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या रहती है, वो क्या करता है भाई, आपके हार्डवेयर को भाई क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, सॉरी यूजर के बीच में क्या करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। तो भाई ये क्या है, आपका यहाँ पर एक हार्डवेयर लगा हुआ है। अब हार्डवेयर के अंदर यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या, मोनोलिथिक कर्नल। क्या है, मोनोलिथिक कर्नल की बात हो रही है। अब जो मोनोलिथिक कर्नल होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या भाई काम कर सकते हैं। तो भाई ये भी हमारा क्या है, एक प्रिविलेज मोड है। कौन सा मोड है भाई, ये कि हमारा प्रिविलेज मोड है। और ये कौन सा है, हमारा अनप्रिविलेज मोड है। जो हमारा प्रिविलेज मोड होगा उसके अंदर क्या आएंगे, जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी होंगी वो सब इसी मोड के अंदर होंगी। तो कौन कौन सी हैं भाई, जैसे आपको अपनी मेमोरी को मैनेजमेंट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे भाई, इसी कर्नल के थ्रू करोगे। कोई ड्राइवर है, नेटवर्क सब सिस्टम है, प्रोसेस मैनेजमेंट है या फिर फाइल मैनेजमेंट है, ये सब आपके किसके अंदर रहने वाले हैं भाई, कर्नल के अंदर रहने वाले हैं। और इसके बाद जो आपकी लेयर बन के आती है उसके पास क्या रहता है भाई, एप्लीकेशन। और देन एप्लीकेशन के बाद भाई कौन आता है, आपका यूजर। इसके बाद कौन आएगा आपका यहाँ पर, यूजर। तो ये क्या यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ऐसे ये क्या है आपका यूजर 3 है। तो आपसे जब भी क्या पूछेगा भाई, आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा तो आपको ये वाला आर्किटेक्चर याद रखना है और अपने एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ही बना के आने वाला है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट दे रखा था हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर। यानी कि डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं किसमें भाई, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर में। तो डिवाइस ड्राइवर आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ये हमारे पास क्या रहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम रहते हैं दैट अनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस। जो हमारे क्या कराते हैं भाई, हार्डवेयर डिवाइस से क्या करवाते हैं, वो हमें इंटरेक्ट कराते हैं। तो याद रखना है। इसके बाद क्या है, दे कैन एक्ट एज ट्रांसलेटर। भाई ये करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एज अ ट्रांसलेटर का वर्क करते हैं। और किसके बीच में करते हैं भाई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में। भाई किसके बीच में वर्क करेंगे, ये आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या है भाई, आपका मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है भाई, मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपनी मेमोरी को एक
सफिशिएंट मैनर में किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, यहां पर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है उसकी मेन टास्क क्या है भाई, वो मैनेजिंग करेगा। क्या मैनेज करेगा, हमारी कंप्यूटर मेमोरी को क्या करेगा भाई, वो मैनेज करेगा। इंश्योरिंग दैट ईच प्रोसेस हैज इनफ मेमोरी स्पेस टू एग्जीक्यूट, भाई जितने भी उसके अंदर प्रोसेस हैं सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के बाद लिए, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस दे रखे हैं यदि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके पास क्या है भाई, अपनी क्या होनी चाहिए भाई, इनफ मेमोरी होनी चाहिए। दैट डिफरेंट प्रोसेस डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर, मान लीजिए यदि सभी प्रोसेस के पास अपनी अलग अलग मेमोरी है तो वे अपने प्रोसेस को आसानी से और सेपरेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि दो प्रोसेस हैं जो आपस में किसी सेम मेमोरी को मतलब प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पर वो अपने प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ना तो वहां पर प्रोसेस 1 के पास अपनी इनफ मेमोरी होगी और ना ही आपके प्रोसेस नंबर 2 के पास क्या होगी भाई, अपनी इनफ मेमोरी होगी। तो इसलिए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं तो हम प्रत्येक प्रोसेस को उसकी एक क्या करते हैं भाई, एक सेपरेट मेमोरी स्पेस क्या करते हैं, हम उसको एलोकेट करते हैं, जिससे वो अपने ऑपरेशन को सफिशिएंटली क्या कर पाए भाई, रन कर पाए। भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेस का मतलब क्या है भाई, जितने भी उसके अंदर क्या चल रहे हैं इस समय, टास्क चल रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल द, भाई प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करेगा आपका, हैंडल करता है भाई, किसे हैंडल करता है, क्रिएशन कोमा शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। भाई प्रोसेस मैनेजमेंट का आपके पास मेन टास्क क्या है, वो आपकी शेड्यूलिंग को मैनेजमेंट करेगा। भाई शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कौन सा प्रोसेस भाई किस समय ओपन होगा, कितनी मेमोरी एक्यूपाई करेगा, ये सारे प्रोसेस भाई किसके अंदर आते हैं, आपके शेड्यूलिंग के अंदर आते हैं। और आपकी शेड्यूलिंग को भाई मैनेजमेंट कौन करता है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी भाई याद रखना है। इसके बाद इट इंश्योर दैट प्रोसेस गेट द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड रन इफिशिएंटली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये इस बात के लिए भी इंश्योर करता है कि जो भी आपका प्रोसेस है वो अपने को ठीक से यानी कि सही प्रकार से एग्जीक्यूट करेगा, बिना किसी दूसरे प्रोसेस को क्या कर सके भाई, इन्फ्लिक्ट करे, यानी कि वो किसी भी दूसरे प्रोसेस को छेड़ने वाला नहीं है। जो उसकी टास्क है वो उसे अपने एक इफिशिएंट मैनर में क्या कर लेगा भाई, एग्जीक्यूट कर लेगा। तो आपको ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी अब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट लेयर क्या आती है आपकी, फाइल सिस्टम। क्या आती है भाई, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम भी भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम अपनी फाइल को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जब हम यूज करेंगे तो हम जिस फाइल को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस फाइल को हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। भाई द फाइल सिस्टम मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्या करता है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, स्टोरेज को मैनेज करेगा, रिट्राइवल को मैनेज करेगा और शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइल्स के प्रोटेक्शन यानी कि उसकी सिक्योरिटी के भी क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको मैनेज करेगा। इट प्रोवाइड अ वे, यानी कि ये क्या करता है, एक यूजर को एक ऐसा वे प्रोवाइड कराता है एंड एप्लीकेशन टू क्रिएट, जिससे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता है भाई, डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। ये सब क्या है, एक हमारी एप्लीकेशन के क्या है, ये प्रोसेस है या फिर टास्क है जिन्हें कोई भी यूजर परफॉर्म करता है। मान लीजिए आप अपने डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं, तो जब आपने किसी फोल्डर को बना लिया है तो आप उस फोल्डर के अंदर भाई कुछ भी राइट कर सकते हैं, आपका जो मन करे। आपका मन है कि भाई मुझे इसके अंदर वीडियो अपलोड करनी है, आप कर दीजिए। आपका मन करे भाई मुझे इसके अंदर अभी इमेज अपलोड करनी है तो भाई कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आपने इमेज इसके अंदर अपलोड कर दी तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को डिलीट करूं तो आप वहां से डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने फोटो को देखूं तो वहां से आप उसे रीड कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके टास्क हैं ये कौन मैनेज करता है भाई, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है। लेकिन ये किसके अंदर आते हैं भाई, आपके फाइल सिस्टम के अंदर।
तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके अंदर दो लेयर और हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो क्या है भाई, यूजर इंटरफेस, और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस। ये किसके अंदर है भाई, सभी अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर की ही बात हो रही है, जिसके हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद भाई जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, और इस क्वेश्चन को भाई आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो भाई क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। भाई या तो आपसे पूछ सकता है भाई एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कितने जितने भी टाइप के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उनको क्या करिए भाई, एक्सप्लेन करिए। या फिर किन्हीं भी 2 या 3 के स्पेसिफिक नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि आपको भाई इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो आपसे क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछ सकता है, या तो टोटल पूछ लेगा या फिर किन्हीं 1 या 2 के बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन या फिर टिप्पणी लिखवा लेगा। तो देखते हैं भाई जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बेसिकली किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला भाई क्या है हमारा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है भाई हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है आपका, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है आपका भाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद 2 और आते हैं आपके, एक तो क्या है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्या है भाई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आपको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करके आना है, जिस तरीके से मैंने अपने यहाँ पर स्क्रीन पर किया हुआ है। क्योंकि जितना भाई आप अपने एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन को भाई कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, उतने ही आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने के भाई चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो आप अपने एग्जाम के अंदर भाई सभी ज्यादा से ज्यादा ट्राई करा करो कि जो भी आप क्वेश्चन को आप कर रहे हो, यदि आप उसकी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो तो उस क्वेश्चन के साथ उसकी पिक्चर जरूर दीजिएगा। भाई ऐसा मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले देखता है भाई कॉपी को उसने रिप्रेजेंट कैसे किया है, कि मतलब उसके अंदर कॉपी के जो लिखा है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या वो उसको ठीक से करेक्ट जो आपने लिखा है वो उसको समझ पा रहा है नहीं। तो मान लीजिए किसी बच्चे को ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टाइप पता हैं, तो वो क्या करेगा भाई, लाइन बाय लाइन लिखेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर के पास भाई इतना टाइम हो कि आपके सारे के सारे पॉइंट को एक एक करके पढ़े। तो यदि आप उन चीजों को भाई कैसे कर दोगे, एक रिप्रेजेंटेशन दे दोगे अलग टाइप से जो आपकी दूसरे की कॉपी से अलग लगेगी, तो आपको उससे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई आपके मार्क्स के बाद, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। भाई सबसे पहले आपका पास क्या आता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है भाई, जो भी डिफरेंट यूजर रहते हैं उनका एक बैच बना दिया जाता है, और उस बैच को भाई क्या कर दिया जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है भाई, किसके लिए, हमारे एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसके अंदर क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस बैच ऑफ जॉब, यानी कि यहाँ पर किसको प्रोसेस करता है भाई, बैच ऑफ जॉब्स को प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर जॉब से क्या मतलब है, सब कहेंगे कि भाई यहाँ पर सर जॉब क्या मतलब है। मान लीजिए जब कोई भी यूजर अपनी किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा तो भाई उस टास्क को हम क्या कहेंगे भाई, जॉब कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, जॉब कहेंगे। यानी कि जब भी कोई यूजर अपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहा है तो उसी ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे भाई, इसके अंदर जॉब कहेंगे, विदाउट यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है आपके बैच ऑफ जॉब्स को विदाउट यूजर इंटरेक्शन, यानी कि जो भी उसके बैच को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता है। यानी कि यूजर को नहीं पता रहता है कि मेरी वाली टास्क कब परफॉर्म होने वाली है, इसके बारे में यूजर को कोई भी जानकारी नहीं होती है।
जॉब विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, जिसकी भी मतलब जितनी भी आप यहाँ पर जॉब बनाएंगे, जिस जॉब की रिक्वायरमेंट एक ही जैसी होगी उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा एंड प्रोसीड सिक्वेंटली, और उनको एक सीक्वेंस के अंदर क्या कर दिया जाएगा भाई, लगा दिया जाएगा, जिससे कि वो सारी की सारी जॉब जो है क्या हो सके भाई, एग्जीक्यूट हो सके। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, ये आपका यूजर 1 है, ये आपका क्या है भाई यूजर 2 है, और ये भाई आपका क्या है यूजर 3 है, और ये आपका क्या है भाई यूजर 4 है। तो मान लीजिए ये हमारे पास 4 यूजर हैं जिनकी भाई क्या होंगी, अपनी अपनी क्या होगी, एक स्पेसिफिक जॉब होगी। तो इन सब की क्या है, ये जॉब है। अब इन जॉब को क्या करेंगे भाई, हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ क्या लगा हुआ हमारे पास, क्या लगा हुआ है, एक ये ऑपरेटर लगा हुआ है भाई, क्या लगा हुआ है, ये ऑपरेटर लगा हुआ है भाई। ऑपरेटर का मैं बताऊं आपको, बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी टास्क क्या है, ये क्या करेगा, जितनी भी यहां से सेलेक्टेड जॉब आ रही हैं उनमें से चेक करेगा भाई कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं जो सिमिलर टाइप की हैं। जो जो जॉब्स सिमिलर टाइप की होगी वो उनके बैच बना देगा। मान लीजिए इसमें से इसने 2 जॉब को यानी कि आपकी 1 को और 2 को ग्रुप कर दिया। भाई इसने क्यों ग्रुप कर दिया, ये इसकी किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपकी इनपुट आउटपुट सोर्सेज के लिए ग्रुप कर रहे थे। तो इसने क्या कर दिया भाई, इन दोनों क्या कर दिया, एक साथ क्लब कर दीजिए। अब मान लीजिए जो आपको बैच 2 बनाया है इसमें इसने 3 और 4 को कंबाइन कर दिया है। मान लीजिए ये किसी क्या कर रहे थे भाई, एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसने क्या कर दिया भाई, इन दोनों को अलग अलग क्या कर दिया, बैच के अंदर लगा दिया। अब ये क्या होते रहेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, क्या करते रहेंगे भाई, सेपरेटली क्या होते रहेंगे भाई, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए जो भाई आपकी इनपुट आउटपुट वाली बैच है वो केवल इसी के अंदर आएगी, वो आपके बैच 2 के अंदर नहीं जाने वाली है। तो आपको ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। यदि आपसे इसे डिटेल में पूछे तो आप, मैं मानता हूं कि अब इसे आसानी से आप करके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर सिस्टम रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। मतलब टाइम शेयरिंग में क्या होगा, हम अपने मल्टीपल यूजर को कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं भाई, रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मल्टीपल यूजर हैं उनको हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। कैसे भाई, लगातार। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड अमंग यूजर टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी आपका सीपीयू टाइम है उसको इस प्रकार से भाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे क्या कर सके भाई, आपको वो एक रिस्पॉन्सिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। इस तरीके से क्या करते हैं भाई, आपका जो भी क्या है सीपीयू है उसको डिवाइड किया जाता है। अब इसके अभी मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल बना रखा है। तो मान लीजिए भाई यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है भाई, ये कुछ टास्क लगी हुई हैं। मान लीजिए किसी ने वर्ड ओपन करा है, किसी ने ईमेल ओपन करा है, किसी ने क्या करा है भाई, ये कोई ब्राउजर ओपन किया है। तो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग टास्क हैं, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने सीपीयू को डिवाइड कर दिया है जिससे हम क्या कर सकें भाई, उसको एक रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। और फिर से इन सारी रिसोर्सेज को हम कहाँ प्रोवाइड करा देंगे भाई, अपने सीपीयू को प्रोवाइड करा देंगे, और ये सीपीयू के अंदर क्या रहेंगे, ये आसानी से अब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आपको अब क्या भाई, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है भाई, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यदि भाई सेशन सच में ही पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी ज्यादा बच्चे भाई क्या है इस सेशन से कनेक्ट हो चुके हैं। ये केवल सेशन मैंने आपकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पे रखा है। आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर इसकी वन शॉट बना दीजिए, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, आप इसकी वन शॉट अपलोड कर दीजिए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के बेस में ये मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, एक वन शॉट लेके आया हूँ। तो प्लीज इसे जल्दी जल्दी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास क्या करिए भाई, शेयर करिए। तो भाई बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम
मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपेयर टू बी सिंगल कोरिएंट सिस्टम्स। इसमें क्या रहता है भाई, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं उनके समूह को क्या करता है भाई, ये मैनेज करता है और उन्हें क्या कैसे बिहेव कराता है, एक भाई आपके सिंगल सिस्टम की तरह क्या करता है, क्या ये आपको ये प्रदर्शित करके देता है। तो आपको याद रखना है भाई, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या रहेंगे, आपके जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स लगे हुए होंगे उनको एक साथ क्या करा जाएगा भाई, क्लब किया जाएगा। और जिससे जब वो क्लब करेंगे तो वो कैसे रिलेट करेंगे भाई, वो एक सिंगल कंप्यूटर की तरह क्या करने वाले हैं भाई, बिहेव करने वाले हैं। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे भाई, अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये काम क्या करते हैं, दे अनेबल रिसोर्स शेयरिंग। भाई इससे हमारा क्या फायदा होगा या किस चीज के लिए हमें अलाउ करते हैं भाई, अपने रिसोर्स को शेयर करने के लिए, एंड कम्युनिकेट अमंग नेटवर्कड कंप्यूटर। और भाई क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उनके साथ भाई क्या कर सकते हैं, आपस में अपनी बातचीत कर सकते हैं, यानी कि उनसे क्या कर सकते हैं भाई, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहां पर भी फिर से मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया भाई, किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। भाई मैं हर क्वेश्चन के अंदर, हर टॉपिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता हूं कि आपको डायग्राम के अंदर चीजों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, जिससे आप डायग्राम देखते ही समझ जाएं कि बच्चों इसके अंदर हमने किया क्या है और इसकी बेसिक एग्जीक्यूशन क्या है, जिससे हमें एक बार में ही डायग्राम को देखते ही समझ में आ जाएगा। तो भाई ये क्या है, हमारे पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। भाई कम्युनिकेशन नेटवर्क से मैंने क्या बताया अभी आपको, जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या करेंगे भाई, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे, एक सिंगल डिवाइस की तरह बिहेव करेंगे। यदि कोई ऐसा फंक्शन है तो आप उसी फंक्शन को क्या कहोगे भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहोगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक सीपीयू मेमोरी यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि एक सेंटर आपका यहाँ बना हुआ है, एक कंप्यूटर आपका यहाँ लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे ही आपस में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आ सके, तो अब ये वाला इससे बात भी कर सकता है, ये वाला इससे भी बात कर सकता है, ये वाला अपने इससे ही बात कर सकता है, ऐसे ये इससे ही बात कर सकता है, और ये भाई साहब इससे भी बात कर सकता है। तो ये आपको क्या करना है भाई, ध्यान रखना है। लेकिन आप एग्जाम के अंदर अपने पिक्चर को इस तरह मत ड्रॉ कीजिएगा, ये बस मैंने आपको समझाने की वजह से बताया है कि कौन सा सिस्टम किस प्रकार से किस किस सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। आपको बेसिकली सिंपल क्या करना है, एक बीच में लिखना है क्या, कम्युनिकेशन नेटवर्क, और यहां पर दिखाई देना है सीपीयू मेमोरी 1, सीपीयू मेमोरी 2, सीपीयू मेमोरी 3 और सीपीयू मेमोरी 4। तो ये सब आपके क्या हैं, ये के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो क्या है कुछ डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है, लेकिन किससे कनेक्ट है भाई, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू क्या है, आपस में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है भाई, जिससे ये अपने रिसोर्स को क्या कर सके, एक दूसरे को शेयर कर सके और आपस में क्या कर सके भाई, कम्युनिकेट कर सके। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपका क्या आता है भाई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है भाई आपका, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड सर्विस टू कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। भाई जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि भाई जितने भी सिस्टम है वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाली फंक्शनैलिटी आपको भाई कौन प्रोवाइड कराने वाला है, तो सब बच्चे बताएंगे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। तो भाई कौन प्रोवाइड कराएगा भाई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस फंक्शनैलिटी को आपका कौन प्रोवाइड कराने वाला भाई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है भाई, दे अनेबल रिसोर्सेज रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि इसके हमारे क्या फायदे हैं, हम इससे अपने रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं और फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड उसको सेंट्रलाइज्ड मैनेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाई आपके पास एक सेंट्रलाइज एरिया है और उस सेंट्रलाइज एरिया से आपके 5 या 6 पीसी आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब वो सारे डिवाइसेस किसके थ्रू भाई, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, अपनी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं भाई, कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी जो आपकी सेंट्रलाइज डिवाइस है उसको क्या कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये भी अब याद रखना है कि भाई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आपको सेशन तो
पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ जल्दी से और जल्दी शेयर कीजिए, बाकी जितने आपके बचे हुए दोस्त हैं वो भी कनेक्ट हो सके, जितना आप ले पा रहे हैं इस एजुकेशन से, जितना आपको फ़ायदा हो रहा है, इतना आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ इस सेशन को जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए। इसके बाद क्या भाई आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई यहाँ पर हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है इसके बारे में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू प्रोसेस, भाई इनको किस लिए बनाया गया है भाई, डेटा प्रोसेस के लिए। भाई क्या है हमारा जो हमारा प्रोसेस डेटा के लिए बनाया गया। एज इट कम इट टिपिकली विद इन द मिलियन सेकेंड्स, यानी कि जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्हें इसलिए डिजाइन करा गया था जिससे क्या है भाई अपनी रिसोर्स को क्या कर सकें, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर क्या कर सकें, किसी दूसरी डिवाइस के पास हम क्या कर सकें भाई, शेयर कर सकें। तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या कहलाएंगे भाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे। दे आर यूज्ड इन एनवायरमेंट वेयर, ये किस एनवायरमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं, वेयर टाइम इज कंसंट्रेट आर क्रिटिकल, जहां पर जो हमारा टाइम जो है बहुत क्रिटिकल टास्क होता है, यानी कि यदि आप कुछ मिली सेकेंड के लिए भी रह गए तो आपका वहां पर जो टास्क थी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मान लीजिए भाई आपने कभी भी जितनी भी मिसाइल्स वगैरह, अभी कभी आपने सुना हो कि किसी मिसाइल को लॉन्च होना है तो उसके अंदर जो टाइमिंग होती है वो मिली सेकेंड के अंदर होती है। मान लीजिए कि जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है यदि वो 1 या 2 मिली सेकेंड के लिए भी भाई आगे पीछे हो जाता है तो भाई उस प्रोजेक्ट की आपकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई जा सकती है। तो भाई हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर कंसल्ट करते हैं जहां पर हमारा टाइम क्या है भाई, मैन क्रिटिकल टास्क रहता है, यानी कि आपको टाइम को बिल्कुल मिली सेकेंड के अंदर भी भाई ना ठीक से मैनेज करना है। यदि आपका एक भी मिली सेकेंड भाई क्या हो गया, मिस हो गया, तो आपका जो पूरा प्रोग्राम है या फिर जिसके लिए आप वो प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं वो पूरा ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा। सच एज एम्बेडेड सिस्टम, वो कौन से सिस्टम है भाई, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर यूज किसका करते हैं हम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इंडस्ट्रियल कंट्रोल जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, किसकी भाई, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर भी किसका यूज करेंगे हम, अपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। तो भाई यहां पर हम अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो आप वीडियो को पीछे की तरफ जाके देख सकते हैं, और यदि आपको तब भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद भाई जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या बनेगा, सिस्टम सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि भाई ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्पस से भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी भाई क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना। भाई क्या है सिस्टम सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ना सिस्टम सेल्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, यहां पर हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सिस्टम सेल इज अ वे ऑफ प्रोग्राम, सिस्टम सेल क्या है, इज अ वे ऑफ प्रोग्राम, ये क्या है, एक रास्ता है किसका भाई, प्रोग्राम का, टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम सेल्स के थ्रू पर क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर सकते हैं भाई, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट अलाउ यूजर लेवल प्रोसेस, यानी कि ये हमें यूजर लेवल प्रोसेस को अलाउ करता है टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द कर्नल, जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, अपने कर्नल को क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सच एज असाइनिंग हार्डवेयर, जब हमें किसी भी अपने हार्डवेयर को असाइन कराना हो, क्रिएटिंग प्रोसेस, जब हम अपने प्रोसेस को क्रिएट करना हो, और परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जब हमें अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भाई क्या करनी हो, कर्नल से क्या करनी पड़े भाई, रिक्वेस्ट करनी पड़े, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं भाई, अपने सिस्टम सेल्स का यूज करते हैं। सिस्टम सेल्स कोर्स प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड इंटरफेस, भाई क्या करती है ये, आपको कंट्रोल्ड इंटरफेस प्रोवाइड कराएंगी, किसके बीच में प्रोवाइड कराएंगी भाई, यूजर स्पेस, यानी कि यूजर का स्पेस है उसके, और आपके क्या आएगा भाई, कर्नल स्पेस।
क्या करेंगे भाई ये आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे भाई, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएंगे। किस किस के बीच में कराएंगे भाई, एक तो कर्नल स्पेस और एक यूजर स्पेस के बीच में क्या करेगा आपको ये कंट्रोल इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। लेकिन उसका भाई फायदा क्या होगा, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आपको क्या कराएगा भाई ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। कौन कराएगा भाई, आपका सिस्टम सेल। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई हम बाद में इसके पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम सेल्स, यानी कि कितने टाइप्स के हमारे सिस्टम सेल्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई कौन कौन से हैं, पहला क्या है आपका प्रोसेस कंट्रोल, पहला क्या है प्रोसेस कंट्रोल, फिर क्या है फाइल मैनेजमेंट, फिर क्या है डिवाइस मैनेजमेंट, फिर क्या है इंफॉर्मेशन एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। तो ये पांचों के पांचों क्या है भाई, आपके सिस्टम सेल्स के क्या है ये टाइप्स हैं। तो अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका प्रोसेस कंट्रोल। क्या है प्रोसेस कंट्रोल, दीज सिस्टम सेल्स मैनेज, भाई ये किसको मैनेज करते हैं भाई, हमारा क्रिएशन और एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस। मान लो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई किसी भी प्रोसेस को बनाना है या फिर उसको एग्जीक्यूट करना है या फिर क्या करना है भाई उसको टर्मिनेट करना है, तो आप किसका यूज करोगे भाई, अपने प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम सेल का यूज करोगे। तो वे कौन कौन सी कमांड है जिनका हम यूज करेंगे, और ये सारी की सारी कौन सी है भाई, आपके लिनक्स कमांड है कि सारी की सारी कैसी है भाई, आपकी लिनक्स कमांड है। कौन कौन सी है भाई, एक तो क्या है आपके पास फोर्क। तो फोर्क किस कमांड किस लिए यूज करेंगे भाई, हम क्रिएशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे भाई, क्रिएशन के लिए यूज करेंगे। EXE हम किसके लिए करेंगे भाई, एग्जीक्यूशन के लिए करेंगे। और एग्जिट हम किसके लिए करेंगे भाई, अपने टर्मिनेशन के लिए करेंगे। और जो वेट क्या है, अपने प्रोसेस वेट के लिए यूज करेंगे। तो ये कमांड आपको याद रखनी है किसके अंदर भाई, अपने प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। सेकंड क्या है भाई आपका फाइल मैनेजमेंट। क्या है भाई आपका फाइल मैनेजमेंट, दी सिस्टम सेल हैंडल द फाइल्स ऑपरेशन। भाई ये क्या करेंगे, आपके फाइल्स मैनेजमेंट तो आपके करेंगे, ये आपकी फाइल को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे करेंगे भाई, आपको यदि आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है भाई, या फिर रीडिंग करनी है, या फिर उसको राइट करना है, तो उसके लिए भाई आप कौन कौन सी कमांड का यूज करोगे, किसके अंदर भाई, यूनिक्स के अंदर, सॉरी लाइनक्स के अंदर। तो कौन कौन से हैं भाई, ओपन। यदि आप ओपन कमांड लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई, किसी भी फाइल को क्या कर रहे हैं वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप क्लोज कमांड का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप उस फाइल को क्या कर रहे हैं भाई, बंद कर रहे हैं। और यदि आप रीड और राइट का यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक बार रीड के द्वारा रीड और राइट के द्वारा राइट ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद क्या है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। क्या है भाई आपका डिवाइस मैनेजमेंट, तो दिस सिस्टम सेल्स मैनेज डिवाइस ऑपरेशन एंड कंट्रोल। भाई ये क्या करेगा, आपके डिवाइस के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको कंट्रोल करेगा और भाई क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है भाई, दे अलाउ प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट एंड रिलीज डिवाइस, यानी कि ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करेगा और क्या करेगा भाई, रिलीज करेगा किसको भाई, जो आपके पास डिवाइसेस हैं। एंड रीड और राइट डाटा, और आपके डाटा को रीड और क्या करेगा भाई, ये राइट करेगा। तो ये की पॉइंट भी आपको किसके अंदर याद रखने हैं भाई, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। अब इसके भाई कौन कौन से कमांड हैं जिनका हम यूज करेंगे, पहले है आपका IOTL, फिर उसके बाद रीड, फिर राइट एंड ओपन। तो ये सारे कमांड किसके हैं, आपके ऊपर से मैच कर सकते हैं आप यहीं से, जैसे ओपन वाले के लिए ओपन, राइट वाले के लिए राइट, रीड वाले के रीड, और IO लोड के लिए उसके मतलब क्या है भाई आपका रिलीज डिवाइस। तो आपको ये याद रखनी है ये कमांड। इसके बाद आपका बचता है भाई इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। क्या है भाई आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, These system cells provide system information and system data। ये कराएंगे आपको, एक तो भाई सिस्टम डाटा प्रोवाइड कराएंगे और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे। भाई इसका क्योंकि नाम ही क्या है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इसमें क्या करना भाई, आपको अपनी इंफॉर्मेशन क्या करना भाई, मैनेज करना है। तो इसका मेन टास्क क्या हो गया भाई, आपको एक तो ये आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है और उस सिस्टम के अंदर जो भी डाटा है आपको वो भी प्रोवाइड करा रहा है। दे इंक्लूड, ये किसको इंक्लूड करते हैं, कॉल टू गेट और सेट द सिस्टम टाइम्स एंड डेट्स। यानी कि यदि आपको अपने सिस्टम्स के अंदर क्या करना है भाई, टाइम और डेट को क्या करना है,
सेट करना है या फिर गेट करना है तो आप इसका यूज करेंगे। और गेट सिस्टम इंफॉर्मेशन, यदि आपको अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी आप इसका यूज करोगे, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का यूज करोगे। एंड सेट द यूजर आईडी, यदि आपको यूजर आईडी भी सेट करनी है तब भी आप इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का यूज करोगे। ये कमांड्स हैं जो आपके क्या लिखी हुई है भाई, ये इनकी साइमल्टेनियसली लिखी हुई है। उसके बाद क्या है भाई आपका लास्ट क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम सेल्स। लास्ट क्या है आपके पास, ये कम्युनिकेशन सिस्टम सेल्स क्या है भाई। जल्दी जल्दी अपने सेशन को शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आपके लिए कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लेकर पड़ता है। और ये फिर बता रहा हूँ, ये पूरी वीडियो मैंने केवल आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाई है, तो प्लीज़ इस सेशन को जल्दी से सभी अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए भाई, शेयर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपने किसके ऊपर भाई, कम्युनिकेशन क्या करते हैं अपने, कम्युनिकेशन हमारे सिस्टम सेल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दीज सिस्टम सेल्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस, यानी कि जब आपको अपने किन्हीं भी प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करना है तो आप किसका यूज करोगे भाई, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम सेल्स का आप क्या करोगे भाई, यूज करोगे। दे मैनेज पाइप्स, जो आपके पाइप्स को मैनेज करते हैं, तो पाइप्स के लिए कमांड ये लिखी हुई, पाइप्स मैसेज पासिंग जो लिखा हुआ है SHM गेट। और इसके बाद क्या है, शेयर्ड मेमोरी, तो शेयर्ड मेमोरी के लिए ये लिखा हुआ है गेट मेमोरी। और उसके बाद क्या है, सॉकेट्स, तो सॉकेट्स के लिए कमांड आपके पास ये लिखी हुई है। तो आपको ये कमांड याद करके जानी है, यही कमांड आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और नहीं भी पूछी जा रही है तो भाई यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और आप उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जानते हैं तो फिर आपको उसे अपने एग्जाम के अंदर भी भाई जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि भाई यदि आप सामने वाले की कॉपी से अपनी कॉपी के अंदर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। तो आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हमें अपनी कॉपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें देनी है जिससे एग्जामिनर हमारी कॉपी को देख के क्या हो जाए भाई, अट्रैक्ट हो जाए और हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे भाई, हमें मैक्सिमम नंबर देने का ट्राई करें। इसके बाद क्या है भाई, वर्चुअल मशीन कंसेप्ट। भाई हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जस्ट अभी आपके भाई प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भाई क्या करना है, आपको तैयार करके जाना है। तो इस क्वेश्चन में भाई पूछा क्या गया है, वर्चुअल मशीन कंसेप्ट क्या होता है, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो वर्चुअल मेमोरी इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है आपका जो वर्चुअल मेमोरी है, एक फीचर है भाई किसका, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए भाई क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इन द वर्चुअल मेमोरी द फिजिकल मेमोरी, यानी कि हार्ड डिस्क, भाई क्या होगा, जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है उसके अंदर जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि उसको ऐसे बिहेव किया जाता है एज अ लॉजिकल मेमोरी, यानी क्या है वो एक लॉजिकल मेमोरी है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मींस विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी वी कैन टेम्परेरीली इंक्रीज द साइज ऑफ लॉजिकल मेमोरी, यानी कि जो भी हमारे मेमोरी दे रखी है हम टेम्परेरीली जो अपनी लॉजिकल मेमोरी है उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं भाई, इंक्रीज कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ फिजिकल मेमोरी। किसकी फॉर्म में भाई, अपने फिजिकल फॉर्म की फॉर्म में, और अपने मेमोरी के साइज क्या कर सकते हैं भाई, इंक्रीज कर सकते हैं। A user will be see or feel that all the program are running into the logical memory। जो आपका यूजर है वो ऐसा फील करता है कि भाई जितने भी हमारा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है भाई, आपके लॉजिकल मेमोरी में प्रोसेस हो रहा है। किसके भाई, आपके कंप्यूटर के। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। इसके बाद भाई हमारा चैप्टर नंबर 1 के हम भाई जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सबके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो भाई यदि कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसका चैप्टर नंबर 1 स्किप हो गया है और अभी तक आपने उसको वीडियो शेयर नहीं की है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कम से कम भाई वो अपने जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके सेशन को तो आसानी से वो ज्वाइन कर सके और अपने एग्जाम में भाई अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो भाई आपका
चैप्टर नंबर 2 क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली प्रोसेस का मतलब क्या रहता है, यहाँ पर टास्क से रहता है, यानी कि जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से मैनेज कर पाएं और जिस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं उस रिसोर्स को हम आसानी से एक्सेस कर पाएं, और जो हमारे प्रोसेस हैं जब भी वो आपस में किसी भी रिसोर्स की शेयरिंग करें या फिर उनको शेड्यूल करें तो वो एक दूसरे को क्या ना करें भाई, इंटरप्ट ना करें। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे भाई, अपना प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भाई जो आपका एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है भाई, प्रोसेस स्टेट क्या होती है। भाई प्रोसेस स्टेट का मैं आपको मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आप जब भी कोई न्यू टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो जब आपने कोई न्यू टास्क करना चाह रहे हैं तो पहले वो टास्क कहाँ जाती है, आपके क्यू में जाके लग जाती है। जैसे ही वो क्यू यानी कि क्यू में जाके लग जाती है तो वहां पर क्या आ जाती है भाई, वो एक रेडी स्टेट के अंदर आ जाती है। जब वो रेडी स्टेट के अंदर जाती है तो उसके बाद कहाँ जाती है, वो अपनी नेक्स्ट फेज के अंदर जाती है, मतलब रनिंग फेज के अंदर जाती है। और भाई जैसे ही रनिंग फेज के अंदर जाती है, यदि उसे किसी इनपुट आउटपुट या फिर किसी अदर फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो डायरेक्टली भाई एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन यदि बीच में उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी यूज करना चाहती है तो वो किस में चली जाती है भाई, वेटिंग में चली जाती है। और वेटिंग से भाई फिर से एग्जीक्यूट होकर कहाँ चली जाएगी, आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनेट होगी। और यही सारा जो प्रोसेस है भाई आपका क्या है, प्रोसेस स्टेट है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा प्रोसेस क्या होता है। अ प्रोसेस इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम गोज थ्रू वेरियस स्टेट फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स टर्मिनेशन। यानी कि क्या है भाई, जो हमारा प्रोसेस स्टेट ऑपरेशन है उसके अंदर क्या रहते हैं भाई, कुछ मतलब प्रोसेस रहते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाने में हमारे प्रोसेस को किन किन टास्क के बीच में से निकलना है, यानी किस किस फेज के बीच में से निकलना पड़ता है, उसी फेज को हम क्या कहते हैं भाई, अपना प्रोसेस स्टेट कहते हैं। These states define the current state of the process in the life cycle। यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर हमें अपने करंट प्रोसेस की वो स्टेट के बारे में बताता है कि भाई इस समय हमारा प्रोसेस जो है इस वाले स्टेट के अंदर है। तो भाई जैसे ही मैंने डायग्राम में बना रखा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है भाई, स्टार्ट फेज होती है। तो ये डायग्राम आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर भाई अच्छे से बना के आना है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, मान लो आपने कोई भी टास्क को क्रिएट किया है तो किस में अंदर जाएगा भाई, वो यहाँ पर स्टार्ट्स वाले फेज के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जब आपने कोई टास्क क्रिएट कर दी है तो यहाँ पर वो किस में चली जाएगी भाई, अपनी एक रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी। मतलब अब ये टास्क आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए क्या है भाई, तैयार है। इसके बाद जैसे ही वो क्यू से निकलेगी तो वो कहां पर जाएगी भाई, रनिंग स्टेट में जाएगी। जब वो रनिंग स्टेट में जाएगी तो मैं आपसे जैसे ही बता रहा था, जब वो रनिंग स्टेट के अंदर जाती है और उसे किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना रहता है तो भाई वो किस में चली जाती है, वेटिंग में चली जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। अदरवाइज यदि उसको किसी भी इनपुट आउटपुट का प्रोसेस नहीं करना है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन भाई यदि आपकी जॉब को या फिर जो प्रोसेस है आपको उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, ब्लॉक होगा, यानी कि अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और फिर से रेडी स्टेट के अंदर यानी कि फिर से अपने क्यू के अंदर जाके लग जाएगा। और फिर वहां से क्या होगा, फिर से अगेन क्या होगा, वहां से रन होगा और रन के बाद क्या होगा भाई, वो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो यही सारा आपका क्या है भाई, एक प्रोसेस स्टेट का क्या है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जो क्या बताता है कि आपका करंट में प्रोसेस किस स्टेट के अंदर लाई करता है, या आपके उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी ये स्टेट है इसके बारे में बस मैंने एक एक लाइन लिखी हुई है। क्या है वो, सबसे पहले क्या है भाई, रेडी। द प्रोसेस इज रेडी टू रन बट इज वेटिंग फॉर अ सीपीयू एलोकेशन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो रेडी है, हमारी जो प्रोसेस है वो तो रेडी हो जाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लिए भाई कहाँ पर लग जाता है, अपने सीपीयू एलोकेशन के अंदर लग जाता है। कब तक वो, जब तक वो शेड्यूल नहीं हो जाता तब तक कहाँ पर रहेगा, वो सीपीयू एलोकेशन के अंदर रखा रहेगा। उसके बाद क्या है भाई आपका रनिंग स्टेट। द प्रोसेस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। यानी कि जो प्रोसेस है वो आपका रन किया जाएगा भाई, किसके थ्रू किया जाएगा भाई, वो आपके सीपीयू के थ्रू रन किया जाएगा। इसके बाद क्या है, ब्लॉक्ड और वेटिंग
या तो ब्लॉक कहिए या फिर वेटिंग कहिए। मैं बार बार अभी आपके सामने वर्ड यूज कर रहा था किसका भाई, वेटिंग का, तो भाई वेटिंग कहिए चाहे ब्लॉक कहिए, बात आपकी एक ही रहने वाली है। द प्रोसेस कांट बी कंटिन्यू अंटिल सम इवेंट अकर सच एज कंप्लीशन ऑफ एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मान लीजिए जो आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और आपने उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है, और उस एग्जीक्यूशन के दौरान उसे अपने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो भाई सबसे पहले जाओ और अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करो, और फिर से आपको कहाँ आना पड़ेगा भाई, अपनी रेडी स्टेट के अंदर आना पड़ेगा। जब आप रेडी स्टेट के अंदर आ जाओगे फिर आपको रनिंग स्टेट में जाना होगा। रनिंग के बाद क्या हो जाओगे भाई, आप टर्मिनेट हो जाओगे। तो आपसे यही बात कह रहा है भाई, हम जब तक प्रोसेस को क्या कर सकते हैं भाई, कंटिन्यू नहीं कर सकते। कब तक, जब तक वो भाई अपने कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यदि उसका अकर हो रहा है तो उसको क्या ना कर ले भाई, कंप्लीट ना कर ले। इसके बाद क्या है भाई आपका टर्मिनेशन। तो भाई टर्मिनेशन से क्या मतलब है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। मान लो जिस प्रोसेस ने भाई अपना काम पूरा कर लिया, तो अब उसे क्या करना है सीपीयू के अंदर, आपकी टास्क थी, आपका काम हो गया, तो भाई एग्जीक्यूट हो गए हो। अब क्या हो जाओ भाई, आप टर्मिनेट हो जाओ, यानी कि अपने प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्या कर दो भाई, एग्जिट कर दो, या फिर क्या कर दो, उसे फिनिश कर दो। तो भाई इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या भाई, शेड्यूलर। मैं आपसे बच्चों फिर से कह रहा हूं, यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन का पूरा आनंद उठा पाएं, और इस सेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी पढ़ पाएं, जिससे क्या है भाई, वो भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। इसके बाद क्या है भाई आपका शेड्यूलर। तो भाई हम शेड्यूलर किसे कहते हैं, अ शेड्यूलर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है दैट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। भाई क्या करता है, जो आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को मैनेज करेगा, किसके थ्रू, बाय डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस रन एट द गिवन टाइम। यानी कि जो भी उसका गिवन टाइम है उसके अंदर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये सब आपको काम कौन करता है भाई, शेड्यूलर करता है। तो बेसिकली यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कितने टाइप के शेड्यूलर होते हैं, तो भाई यहाँ पर कितने टाइप के शेड्यूलर हैं आपके पास, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। कौन कौन से भाई, पहला होता है आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा क्या होता है भाई आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और तीसरा क्या रहता है आपका भाई मिडिल टर्म शेड्यूलर। तो ये तो आपने टाइप्स देख लिया। अब मॉडल और लॉन्ग और ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रहते क्या हैं, अब हम इनके बारे में देखेंगे। भाई ये तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए, ये 3 टाइप का हमारे पास शेड्यूलर रहता है। भाई सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। भाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम क्या करते हैं भाई, जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। भाई किस नाम से जानते हैं भाई, अपना जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर, वो क्या डिसाइड करता है भाई, डिसाइड विच जॉब और प्रोसेस आर टू बी एडमिटेड टू द सिस्टम्स फॉर अ प्रोसेसिंग। भाई जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है आप उसको सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या रहता है भाई, ये डिसाइड करता है भाई अब किस वाले प्रोसेस को एडमिट किया जाए, यानी कि किस वाले प्रोसेस को लाया जाए जिससे क्या कर सके भाई, वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, अपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज करते हैं। वही हमें ये बताता है कि अब कौन से टाइम को हमें क्या करना है, अपने सीपीयू को अलॉट करना है। इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या करता है आपके मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। एंड डिटरमाइन विच प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द रेडी क्यू, यानी कि जो आपका रेडी क्यू रहता है उसके अंदर अब आपके कौन से प्रोसेस को लेके आना है, ये सब काम आपका कौन करेगा भाई, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा।
इसके बाद क्या है भाई आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। भाई शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसे कहते हैं? जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये भी क्या है आपका एक सीपीयू शेड्यूलर है। अब इसका काम क्या है भाई ये देखेंगे, द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर आल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। मतलब इसे किस नाम से जानेंगे भाई? सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। डिसाइड विच ऑफ द रेडी यानी कि विच ऑफ द रेडी इन अ मेमोरी प्रोसेस आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। यानी कि मेमोरी के अंदर आपके जितने भी प्रोसेस आए हैं उन प्रोसेस में से भाई किस प्रोसेस को क्या किया जाए भाई आप सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस टर्म को यानी कि इस काम को आपका भाई कौन मैनेज करता है? भाई आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मैनेज करता है। और इसीलिए भाई से क्या कहा जाता है? आपका सीपीयू शेड्यूलर कहा जाता है। इसके बाद क्या है भाई आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या है भाई? मीडियम टर्म शेड्यूलर। द मीडियम शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेली रिमूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेसिंग देम इन सेकेंडरी मेमोरी टू मैनेज मेमोरी। यानी कि भाई जो आपका मीडियम टर्म प्रोसेसर होता है उसको भाई हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पहले भाई बताइए किस नाम से जानते हैं? भाई इसे स्वैपिंग के नाम से भी जानते हैं। भाई स्वैपिंग का मतलब क्या रहता है? ये यहाँ पर जो भी हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर पड़ा है उसे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज देगा, और जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा है उसे आपकी मेन मेमोरी के अंदर भेज देगा। ये सब काम आपका कौन करेगा भाई? कौन करता है? आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? स्वैपिंग शेड्यूलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको अब तीनों टाइप के शेड्यूलर समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? भाई शेड्यूलिंग रहने वाला है। अच्छा भाई बेसिकली शेड्यूलिंग क्या है? भाई शेड्यूलिंग के अंदर क्या करेंगे? हम अपने प्रोसेस को मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि हमारा कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, और यदि वो अपने दिए हुए टाइम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो वो किस बार यानी किस स्टेप के अंदर दोबारा वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो इस सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं भाई? अपनी शेड्यूलिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो भाई बेसिकली शेड्यूलिंग है क्या? तो शेड्यूलिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ। इसे हम दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वेदर द करंट रनिंग प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड और नॉट। हम इसे भाई अपने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर भाई? दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। और किस लिए कर रहे हैं भाई? क्या जो हमारे प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसी वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? शेड्यूलिंग कहते हैं। तो इसके दो मेन टाइप कौन कौन से हैं भाई आपके? एक तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, एक हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग रहता है। कौन कौन सा है? एक तो आपका प्रीएम्प्टिव और एक दूसरा क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया अपने प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरप्ट करंटली रनिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट और रिज्यूम अनदर प्रोसेस। भाई इसके अंदर क्या है? जो आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है भाई उसको बाधित करने के लिए और दूसरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए या फिर आरंभ करने के लिए अनुमति देता है। मान लीजिए भाई आपकी एक साथ में दो प्रोसेस दे रखी हैं, आपको दो टास्क परफॉर्म करनी है। भाई एक टास्क का टाइम तो है 10 मिनट, और भाई दूसरी वाली टास्क का क्या है टाइम? भाई सपोज कीजिए 3 मिनट। तो आपकी दो टास्क हैं, पहली टास्क का टाइम 10 मिनट है और दूसरी टास्क का टाइम आपका 3 मिनट्स है। सपोज कीजिए आपकी टास्क नंबर 1 यानी कि 10 मिनट वाली टास्क आपकी अभी करंट में चल रही है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी सेकंड वाली टास्क है भाई उसका क्या है? टाइमिंग क्या है? काफी कम है। तो हम क्या करेंगे उस समय? अपनी पहली वाली टास्क को स्टॉप कर देंगे और अपनी सेकंड वाली टास्क को कंप्लीट कर देंगे। भाई क्यों? क्योंकि भाई उसका क्या है? टाइमिंग कम है, तो वो अपनी टास्क को जल्दी कंप्लीट करके चली जाएगी। जिससे क्या होगा भाई? हम अपने सीपीयू क्या है परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो यदि आपको इस टाइप की शेड्यूलिंग कहीं देखने के लिए मिलेगी तो इस शेड्यूलिंग को आप क्या करोगे भाई? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहोगे।
अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी शेड्यूलिंग आती हैं। तो सबसे पहला आती है भाई क्या, आपकी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। क्या है भाई, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। इसके अंदर क्या है, प्रोसेस आर असाइन्ड टू अ टाइम क्वांटम, यानी कि जो आपके प्रोसेस हैं उन्हें क्या है, एक टाइम क्वांटम के अंदर क्या है भाई, प्रिमिटेड कर दिया जाएगा। इफ दे डू नॉट कंप्लीट विद दैट टाइम, यदि वे इस टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर दे जाते हैं तो क्या है भाई, उसको दोबारा से उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन क्या है, उन्हें कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा, जिस कारण वो अपने कुछ समय बाद क्या है, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कौन सी आती है इसके अंदर, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। क्या आती है भाई, आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो भाई आप इसको अभी देखिए, तो भाई हम कहाँ पर थे, अपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के पर थे। तो हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या रहती है, मान लीजिए आपका कोई करंट में इस समय प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट आने वाला जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा, आपके करंट वाले जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, और जिसकी हायर प्रायोरिटी है भाई सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी इस टाइप का कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा तो भाई उसे क्या कहोगे आप, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहेंगे। तो भाई आपको ना इनके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करके जाने हैं। यदि आपको इनके न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको इनके न्यूमेरिकल को भी बता दूंगा किस तरीके से आपको वहां पर परफॉर्म करके आना है। यहाँ पर बस मैंने केवल इस वीडियो के अंदर क्या है भाई, आपके सारे टाइप्स की शेड्यूलिंग को एक थ्योरी मॉडल की तरह यहाँ पर क्या किया भाई, रिप्रेजेंट किया है। यहां पर लिखा है देखो, इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव विद द हायर प्रायोरिटी। मान लीजिए कोई आपके पास एक नया प्रोसेस आया है जिसकी प्रायोरिटी क्या है भाई, ज्यादा है, देन द करंट रनिंग प्रोसेस इज होल्ड। जो आपका करंट रनिंग प्रोसेस है भाई, तो क्या कर देंगे हम, होल्ड कर देंगे, यानी कुछ समय के लिए भाई रोक देंगे, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है भाई हम पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से बाद उसके बाद जो हमारा करंट वाला था उसको हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद भाई आपका कौन सा आता है, ये सब किसके अंदर चलते हैं भाई, आपके प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर चल रहे हैं। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यानी कि इसे किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में एसजीएन के नाम से जाना जाता है, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि एसजीएफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई, एसआरटीएफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेयर द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इज गिवन प्रायोरिटी। मान लीजिए भाई आपके पास 5 प्रोसेस हैं, किसी का टाइम 10 मिनट है, किसी का टाइम 5 मिनट है, किसी का टाइम 3 मिनट है, और भाई किसी का टाइम 1 मिनट है। तो भाई जिसका टाइम 1 मिनट है, यानी कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज्यादा कम है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भाई उसको दी जाएगी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद भाई उससे नेक्स्ट, यानी कि जो 3 वाला है वो अपनी प्रोग्राम, यानी कि जो अपना प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद भाई आपका 5 वाला, और 5 वाले के बाद भाई 10 वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है, मतलब जिस भी प्रोसेस का भाई टाइम मैक्सिमम होगा वो प्रोसेस आपका कब रन होगा, सबसे ज्यादा लास्ट में रन होगा। और भाई जिस प्रोसेस का भाई आपका टाइम सबसे ज्यादा कम होगा, आपका वही प्रोसेस क्या होगा भाई, सबसे पहले रन होगा। अब इसके क्या एडवांटेज हैं हम उसके बारे में देखते हैं। भाई पहला क्या है, बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब ये क्या है, हमारे सिस्टम की बेटर क्या कराता था, हमको रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा प्रोवाइड कराता है। भाई इसका रिस्पॉन्सिवनेस इसका अच्छा क्यों है, मान लीजिए कि भाई एक प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी प्रोसेस भी है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है। मान लीजिए भाई जो 10 मिनट वाली टास्क है उसको 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तो क्या वो आपके सिस्टम के लिए अच्छी है?
तो मेरा अंदाजा तो है कि भाई आप सभी को पता होगा वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। क्यों भाई, हमें 10 मिनट के काम के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, तो हमारे सिस्टम की जो भाई रिस्पॉन्सिवनेस है वो अच्छी कैसे हो सकती है। तो भाई जो हमारा प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग रहती है उसकी भाई रिस्पॉन्सिवनेस इसीलिए अच्छी रहती है, वो सबसे पहले क्या करता है, जिस भी हमारी प्रोसेस का टाइम कम होता है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद जो इसका टाइम ज्यादा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यदि बीच में भी कोई छोटा वाला यानी कि जिसका टाइम कम है वो आ जाता है तो भाई अपने करंट वाले को स्टॉप कर देता है, और जिसका टाइम कम है भाई उसको पहले एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए क्या है भाई, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है भाई, बढ़िया है। इसके बाद क्या है, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड क्विकली, यानी कि भाई जिस भी प्रोसेस की मैंने बताया था अभी, जो भी प्रोसेस की भाई प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब जिसको एग्जीक्यूट करना इमीडिएट है और जल्दी करना है, तो भाई उसको यहाँ पर क्या है सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। मोर सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी कि ये किसके लिए बेटर है भाई, आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है भाई, इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये इसका कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होता है, कैन लीड टू हाई ओवरहेड ड्यू टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा इसके पास क्या हो सकता है भाई, हायर ओवरहेड हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड द स्टारवेशन ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस, यानी कि जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कम है, यदि उनका भाई ठीक से मैनेज ना करा गया तो हम किस में चले जाएंगे भाई, एक स्टारवेशन की कंडीशन में चले जाएंगे। तो इसलिए क्या है भाई, ये इसका भी स्टारवेशन क्या है, इसका एक ये डिसएडवांटेज है। अब चलते हैं अपने नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग, किसके ऊपर भाई, नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग के अंदर। तो नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग डज नॉट अलाउ अ प्रोसेस टू बी इंटरप्ट वंस इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। मान लीजिए भाई नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर मतलब ये क्या कहता है, यदि आपका प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है तो भाई कितना भी प्रायोरिटी वाला बंदा आ जाए तो सबसे पहले भाई पहले अपनी वही टास्क को कंप्लीट करेगा जो इस समय करंट में एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट हो गया है। इसमें किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मतलब जो व्यक्ति भाई जैसे आया है, यदि किसी टास्क का काम भाई 5 घंटे है और जो इससे बाद वाली टास्क आने वाली है उनका टाइम 1 घंटे है, किसी का 10 मिनट है, किसी का 3 मिनट है, तो भाई सबको 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका सीपीयू जो है उस 5 घंटे वाली प्रोसेस को दे दिया गया है। तो भाई जब तक आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो आपके सीपीयू को रिलीज नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है किसके अंदर, नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर। अब कौन कौन से शेड्यूलिंग है जो हमारे किसके अंदर आती है भाई, नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो भाई ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले अपने काम को कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या है भाई, प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर अराइव्ड विदाउट प्रीएम्प्शन। भाई जो प्रोसेस जैसे आया है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसी भी प्रोसेस को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इसके बाद क्या है यहाँ पर, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो द प्रोसेस विद द हायर प्रायोरिटी इज सेलेक्टेड नेक्स्ट विदाउट प्रीएम्प्शन, यानी कि किसी भी प्रीएम्प्शन के, यानी कि जो सर्वोच्च प्राथमिक वाली प्रायिकता है वो किसी भी प्रीएम्प्शन के अलग चुनना जाता है। मान लीजिए किसी की यदि प्रायोरिटी भाई ज्यादा ही आ रही है तो हम पहले उसे एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन भाई उसके बाद जो जैसे आएगा उसको वैसे ही हम सीपीयू एलोकेट करेंगे, केवल एक बार सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है भाई, इसके एडवांटेज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सबसे पहला क्या है भाई, ये सिंपल रहती हैं और इजी टू इम्प्लीमेंटेशन रहती हैं, और वो वाली क्या थी भाई, वो आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती थी। फीवर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिड्यूस ओवरहेड, यानी कि इसके अंदर से जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कुछ हद तक तो भाई क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। सुटेबल फॉर सिस्टम, ये उन सिस्टम के लिए सुटेबल है, प्रोसेस एग्जीक्यूट टाइम इज प्रिडिक्टेबल, जहां पर टाइम हमारा पहले से क्या है भाई, प्रिडिक्टेबल रहता है, यानी पहले से हमें पता रहता है कि ये हमारा शेड्यूल जो है इतने समय के लिए लेगा, ये वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट सिलेक्ट की जाती है।
इसके बाद क्या है भाई, इसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेज होंगे, तो हम उन डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं भाई, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज रहने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, पुअर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब इसके सिस्टम की क्या है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार रहती है। मैंने अभी आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। मान लीजिए यदि किसी भी प्रोसेस को भाई 5 घंटे के लिए सीपीयू अलॉट कर दिया गया है, तो भाई अब इससे कितने भी छोटे टाइम वाले टास्क आ जाएं, वो सबको क्या करना पड़ेगा भाई, वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक 5 घंटे वाला प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले। जब उसकी एक बार अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, अपने सिस्टम को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और उसके बाद जितने भी आपके अदर्स प्रोसेस बचे हैं वो अपने एग्जीक्यूशन क्या करेंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद क्या है, कैन लीड टू लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। ये जस्ट जो मैंने आपको ये बताया कि मान ले किसी प्रोसेस का भाई टाइम भी कम है ना, यदि किसी बड़े वाले को लोड कर दिया गया है तो भाई उसको वेट करना पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, जो ये क्या है, हमारे टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो याद रखेंगे इसको, अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज सब कवर हो गए हैं। ये अब इसके बाद क्या है भाई, आपसे डिफरेंस पूछ सकता है भाई प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले क्या है, इन दिस रिसोर्स सीपीयू साइकिल आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। यहाँ पर क्या है भाई, हमारे लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर आपके सीपीयू को अलॉट कराया जाता है। लेकिन जो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, यदि उसमें वंस रिसोर्स सीपीयू आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस होल्ड इट टिल इट कंप्लीट्स इट्स बर्स्ट टाइम और स्विच टू अ वेटिंग स्टेट। यानी कि भाई यदि इसके अंदर किसी भी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया गया, तो वो अपने सिस्टम को तब तक नहीं छोड़ता है, कब तक, या तो वो अपने किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाए, या फिर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले, तब तक वहां से क्या है भाई, आपके सीपीयू को वहां से रिलीज नहीं किया जाता है। प्रोसेस कैन बी इंटरप्ट इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाता है। प्रोसेस कांट बी इंटरप्ट अंटिल इट टर्मिनेट इटसेल्फ और इट्स टाइम इट्स अप, यानी कि ये कब तक टर्मिनेट नहीं किए जा सकते, जब तक ये खुद टर्मिनेट ना हो, या फिर जो इनके लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम क्या हो, पूरा ना हुआ हो। इसके बाद क्या है, इट हैज ओवरहेड ऑफ शेड्यूलिंग द प्रोसेस, इसके पास क्या रहता है, ओवरहेड रहती है। और इसके पास क्या है भाई, डज नॉट ओवरहेड, इसके पास क्या है, ओवरहेड नहीं रहती, अगर रहती भी है तो बहुत कम रहती है। ये क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबल है, यानी कि आसान है, और ये क्या है, हमारे पास नॉट फ्लेक्सिबल यानी कि रिजिड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट एसोसिएटेड, ये क्या हमारा कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, और ये हमारे पास नो कॉस्ट एसोसिएटेड, यानी कि इसके पास कॉस्ट हमारी एसोसिएटेड रहती है इसके साथ हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं रहती है। इट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीपीयू यूटिलाइज इट्स हायर, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका क्या है, ये हायर रहता है। और यहाँ पर क्या है भाई, इसका इट इज लो इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है, हमारे पास लो रहता है। इसके बाद क्या है हमारा, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वेटिंग टाइम इज लेस, भाई इसके अंदर क्या है, वेटिंग टाइम लेस रहता है। क्यों रहता है, मान लो यदि कोई ज्यादा टाइम वाला प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और उससे जस्ट बाद कोई कम टाइमिंग वाला प्रोसेस आ जाए, तो भाई सबसे पहले कम वाला एग्जीक्यूट होगा, बड़े वाले क्या कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए भाई होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन भाई नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वेटिंग टाइम इज हायर, इसके अंदर क्या है भाई, आपका वेटिंग टाइम हायर है। क्यों हायर है, यदि एक बार किसी को भाई सीपीयू एलोकेट कर दिया गया, तो भाई जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन को खत्म नहीं करने वाला, वो तब तक भाई साहब वहां से हटने नहीं वाला है। कब तक, जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले, या फिर उसे किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ना जाना पड़े, या फिर तीसरी कंडीशन क्या है भाई, मान लो उस प्रोसेस को टाइम दिया गया था 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के अंदर भी वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया गया, तो उसको क्या करेंगे, फिर हम टर्मिनेट कर देंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग रिस्पांस टाइम इज लेस, ठीक है। इसके बाद रिस्पांस टाइम इज हाई। द ओएस हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास क्या रहता है भाई, आपके पास
ग्रेटर क्या रहता है, इसके पास कंट्रोल रहता है किसके ऊपर, शेड्यूलिंग प्रोसेस के ऊपर। द ओएस हैज लेस कंट्रोल ओवर द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि इसके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसके पास हमारे पास कम कंट्रोल रहता है किसके ऊपर, अपनी शेड्यूलिंग के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आउट राउंड रोबिंग एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। फर्स्ट ये बना, अभी आपको पहले बताए थे। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये आपको याद रखने हैं। तो आपको अब भाई प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आसानी से समझ में आ गई होगी। मैंने कौन कौन मतलब सारी तो पहले बता दी है आपको, किसको किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया ये भी आपको कंप्लीटली बता दिया, और भाई इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब भाई इसके अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि आईपीसी क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन भाई अभी आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको जरूर ही पढ़ के जाना है। हो सकता है भाई ये सेम क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, तो भाई इस क्वेश्चन को सब मेरे साथ अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्या है भाई इसके अंदर पॉइंट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अनेबल प्रोसेस टू एक्सचेंज डाटा एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई इसका मेन काम क्या है, आपके डाटा एक्सचेंज को अनेबल करना, और दूसरा क्या है भाई उसके एक्शन को सिंक्रोनाइज करना। भाई किसके साथ करना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करना। तो यही आपका क्या कहलाता है भाई, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि जब भाई दो प्रोसेस आपस में अपने डेटा को क्या कर सके भाई, एक्सचेंज कर सके, और क्या कर सके भाई एक दूसरे के साथ क्या कर सके, सिंक कर सके, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन कर सके, और किसके साथ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है भाई, आईपीसी कहलाता है, यानी कि क्या है भाई, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। यहां पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। तो यहां पर क्या है भाई, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। क्या है भाई, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। यहां पर क्या है, हमारी मेमोरी को शेयर किया जा रहा है। मान लो ये तो आपका क्या है भाई, कर्नल दिया हुआ है, और यहां पर क्या है भाई आपका ये प्रोसेस 1 है। तो प्रोसेस 1 के पास और प्रोसेस 2 के पास क्या है, कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर वे दोनों अपनी मेमोरी को क्या कर रहे हैं भाई, शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। भाई देखिए प्रोसेस 1 भी इस वाले मेमोरी एरिया को शेयर कर रहा है, और प्रोसेस 2 भी क्या कर रहा है, इस मेमोरी एरिया को शेयर कर रहा है। मान लीजिए कि इसका क्या है भाई, ये क्या है 200 टीबी है। 200 टीबी में से मान लीजिए आपका जो 100 टीबी वाला पार्ट है वो तो आपका क्या है भाई, प्रोसेस 1 शेयर कर रहा है, और ऐसे जो बचा हुआ 100 वाला पार्ट है ये आपका कौन यूज कर रहा है भाई, ये आपका यूज कर रहा है कौन, P2। तो यहाँ पर क्या है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ रिसोर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाटा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे अपने ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ये सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, ये शेयर्ड मेमोरी सिस्टम है। इसके बाद क्या है, ऐसी क्या होगा, मैसेज पासेज होगा। तो मैसेज पासेज में क्या होगा भाई, ये तो प्रोसेस 1 का मैसेज है, ठीक है भाई, ये क्या है आपके प्रोसेस 2 का मैसेज है। लेकिन ये दोनों मैसेज पता है भाई किसके साथ शेयर हो रहे हैं, आपके कर्नल के थ्रू शेयर हो रहे हैं। किसके थ्रू भाई, कर्नल के थ्रू। तो ये आपका क्या है भाई, कर्नल। तो कर्नल में भाई ये तो आपका क्या है, मैसेज 2, और ये क्या है भाई आपका मैसेज 1। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, अपने डाटा का आपस में क्या कर रहे हैं भाई, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई जो हमारा आईपीसी है, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, उसके कौन से मैकेनिज्म हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं इसके प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले भाई क्या आता है आपका, शेयर्ड मेमोरी। क्या आता है भाई, शेयर्ड मेमोरी। प्रोसेस शेयर अ पोर्शन ऑफ मेमोरी टू एक्सचेंज डाटा इफिशिएंटली। यहां पर क्या होगा भाई, दोनों प्रोसेस क्या करेंगे, अपनी मेमोरी को शेयर करेंगे, किस लिए, अपने डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, आपका शेयर्ड मेमोरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है भाई, मैसेज पासिंग। जो मैंने अभी आपको दोनों पढ़ाए थे, शेयर्ड मेमोरी पढ़ाया है और आपको मैसेज पासिंग भी अभी पढ़ाया है। प्रोसेस कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू अ मतलब शेयर्ड क्यू। आपके पास क्या है, एक शेयर्ड क्यू लगाई रही है, और उस क्यू के अंदर आपका मैसेज 1 और मैसेज 2 क्या कर रहे हैं, अपने डाटा या फिर अपने मैसेज क्या कर रहे हैं भाई, वहां पर क्या कर रहे हैं, वो एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या है हमारा, पाइप्स एंड फीफ।
यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन रिलेटेड प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस एक दूसरे के अंदर मैच खाते हैं तो उनके अंदर क्या रहता है भाई, आपका यूनिडायरेक्शनल क्या रहता है, आपका कम्युनिकेशन रहता है। यानी कि जो प्रोसेस 1 है वो भी डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है, इसी प्रकार से जो आपका प्रोसेस 2 है वो भी आपके डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। इसके बाद क्या है आपका मैसेज पासिंग कंसेप्ट। क्या है भाई, ये मैसेज पासिंग कंसेप्ट है, ये आपका भी नेक्स्ट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट भी अभी आपके जस्ट भाई प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, तो भाई ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। तो मैसेज पासिंग भाई कंसेप्ट होता क्या है, मैसेज पासिंग इज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ये क्या है, एक हमारा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका यूज कहां किया जाएगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, एंड कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, वेयर प्रोसेस और थ्रेड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, जहां पर जो हमारे प्रोसेस हैं और जो थ्रेड हैं वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, किसके थ्रू भाई, अपने किसी एक मैसेज को सेंड और रिसीव करके। तो क्या करेंगे भाई, मैसेज पासिंग में क्या है, जब हमारे पास क्या होगा भाई, दो सिस्टम आपस में अपने मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है भाई, मैसेज पासिंग कंसेप्ट कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से मतलब मैकेनिज्म है जिसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंडिंग मैसेज, फिर ऐसे होगा रिसीविंग मैसेज। तो क्या है सेंडिंग मैसेज, अ प्रोसेस सेंड अ मैसेज टू अनदर मैसेज थ्रू अ स्पेसिफिक सिस्टम सेल्स और एपीआई प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होगा, जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सिस्टम सेल्स या फिर एपीआई प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनके थ्रू क्या है, कोई एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के पास क्या कर सकता है भाई, अपने मैसेज को सेंड कर सकता है। किसके थ्रू करेगा भाई, जो हमारे किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एपीआई या फिर सिस्टम सेल प्रोवाइड करा रखे हैं, उनके थ्रू क्या करेगा भाई, अपने मैसेज को सेंड करेगा। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था क्या भाई, सिस्टम सेल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के सिस्टम सेल्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। अभी यही कंसेप्ट अभी हम डिटेल के अंदर अभी पढ़ के आए हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डिटेल में इसे नहीं डिस्कस किया है। इसके बाद क्या है, द मैसेज कंटेन डाटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। यानी कि जो आपका मैसेज है उसके अंदर क्या रहता है, वो उस डाटा को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जो हमें किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस तक क्या करना है भाई, डिलीवर करना है। तो भाई सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा और सभी इस वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और दोस्त भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। इसके बाद क्या है भाई, आपका रिसीविंग मैसेज, द रिसीविंग प्रोसेस वेट फॉर इनकमिंग मैसेज, यानी कि ये करता है आपके इनकमिंग मैसेज का वेट करता है, कब तक भाई, वंस आ मैसेज अराइव, जब तक मैसेज नहीं आता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस द डाटा कंटेन विद द मैसेज, और भाई जब उसके पास मैसेज आ जाता है तो भाई उसमें से जो उसकी इंपोर्टेंट डाटा रहता है उसको क्या कर सकता है, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसे अपने प्रोसेस में जहां भी उसको यूज करना होता है वो उसको यूज कर लेता है। इसके बाद क्या है भाई, इसमें सिंक्रोनाइजेशन, मैसेज पासिंग कैन बी सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनाइजेशन है भाई मैसेज पासिंग में दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा भाई, पहला क्या है सिंक्रोनाइजेशन। तो भाई सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए सेंडर ए ने मैसेज सेंड किया है सेंडर बी को, तो भाई जब तक सेंडर बी के पास यानी कि रिसीवर बी के पास डाटा रिसीव नहीं हो जाता है, तब तक जो आपका सेंडर ए है वो आपके रिस्पॉन्स का क्या है भाई, वेट करता रहेगा। लेकिन जो आपका एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग होता है उसमें यदि एक बार मैसेज सेंड कर दिया जाता है तो जो आपका सेंडर होता है वो अपने किसी दूसरी टास्क के अंदर लग जाता है, उसे अपने रिस्पॉन्स टाइम के लिए वो उसका वेट नहीं करता। लेकिन जो आपका सिंक्रोनस है उसमें उसके जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है कि हाँ मेरे पास मैसेज डिलीवर हो गया है, तब तक वो क्या करता है, उसका वेट करता है। इसके बाद क्या है भाई, बफरिंग। तो बफरिंग क्या रहती है भाई, मैसेज में बी स्टोर्ड इन अ बफर
यानी कि जो हमारा मैसेज है भाई किस में स्टोर करेंगे, हम बफर के अंदर स्टोर करेंगे अंटिल दे आर रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड प्रोसेस। कब तक भाई, जो उसका इंटेंडेड प्रोसेस है उस तक वो मैसेज रिसीव नहीं हो जाता, तब तक हम उसे कहाँ रखते हैं भाई, उसके बफर में रखते हैं। दिस हेल्प मैनेज कम्युनिकेशन, जो हमारा मदद करता है किसके अंदर, हमारे कम्युनिकेशन के अंदर मदद करता है बिटवीन प्रोसेस दैट मे बी ऑपरेटेड एट डिफरेंट स्पीड। जो क्या है, हमारे जो भी हमारे प्रोसेस है वो क्या है भाई, डिफरेंट स्पीड के साथ क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उनको आपका मैनेज भाई कौन करेगा, बफरिंग करेगा। तो याद रखेंगे बफरिंग वाला कंसेप्ट भी भाई। तो अब ये वाला कंसेप्ट मोस्टली कंप्लीट हो गया है। एक हो रहा है इसके अंदर, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये क्वेश्चन भी अभी आपके जस्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था भाई, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो भाई क्या है सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, सिस्टम इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स कैन बी वर्क टुगेदर विदाउट कोजिंग प्रॉब्लम। भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर भाई क्या है, आपके मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस आपके आपस में भाई एग्जीक्यूट होते हैं तो वो कोई भी प्रोसेस एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करता है। और हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इसको आपको अब याद रखना है अच्छे से। इट हेल्प मैनेज एक्सेस, यानी कि यह क्या है, आपके मैनेज करता है किसको, एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज, जो आपके शेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, लाइक मेमोरी और फाइल्स, सो दैट डाटा डज नॉट गेट मेस्ड अप। ये क्या है भाई, जो आपके जितने भी आपके शेयर रिसोर्सेज हैं और आपकी मेमोरी है और आपके फाइल है भाई, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है, यदि वो उन मैसेज को ठीक से भाई क्या करेगा, मैनेज नहीं करेगा तो डाटा आपस में क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। तो फिर हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई प्रोसेस 1 किसके ऊपर, किस डाटा के ऊपर काम कर रहा था, आपका प्रोसेस 2 किस डाटा के ऊपर काम कर रहा है और आपका प्रोसेस 3 किस डाटा के ऊपर काम कर रहा है। तो इसलिए भाई इसका एक मेन टास्क भी रहता है क्या भाई, ये जो है आपके जितने भी आपके शेयर रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपका मेमोरी और फाइल्स, उनको क्या रखता है भाई, मैनेज करके रखता है, जिससे क्या कर सकें वो आपके अपने डाटा आपस में क्या ना कर सके भाई, मैच ना कर सके। आपका चैप्टर नंबर 2 भाई कंप्लीट मैंने यहां पर करा दिया है। तो मैंने भाई इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन भाई डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और यदि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता मैं आपके साथ हूं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जिस भी टाइम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करना है, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके अंदर क्या है भाई, पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा भाई डेडलॉक के ऊपर बनेगा, क्योंकि भाई हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, डेडलॉक है। तो भाई डेडलॉक क्या है, मैं आपको इसे रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ने का ट्राई करता हूं। उसके बाद क्या है, हमें डेफिनेशन वाले पार्ट में क्या लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए भाई आप क्या मतलब एक हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। तो आपके हॉस्टल में एक तो आप रहते हैं, एक साइड वाले रूम में आपका पार्टनर रहता है, ठीक है भाई। तो मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आपके पास खाना बनाने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही भाई आप खाना बनाने के लिए गए तो आपकी गैस क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। तो आपके पास वन रिसोर्स तो अवेलेबल है, यानी कि आपके पास खाना बनाने का सारा मटेरियल तो अवेलेबल है, लेकिन किसके ऊपर बनाना है, आपका वो रिसोर्स क्या है भाई, मिसिंग है। लेकिन जैसे ही आप अपने साइड वाले रूम के पास में गए और अपने रूम पार्टनर से बोला कि भाई मेरी गैस खत्म हो गई है, क्या मैं खाना बनाने के लिए आपकी गैस का यूज कर सकता हूं। लेकिन उस करंट सिचुएशन में आपका दोस्त भी सपोज कीजिए खाना बना रहा था, तो वहां पर भाई आपकी
उसके जो रिसोर्स हैं वो तो उसके पास है ही, और जो रिसोर्स आपको चाहिए भाई वो भी क्या है उस रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है। तो भाई आपको उसके गैस का तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो अपना खाना ना बना ले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपके पास अपनी एक रिसोर्स तो है लेकिन आपको किसी दूसरी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ रहा है। और वेट कब तक करना पड़ रहा है, जब तक आपका प्रोसेस नंबर 2 क्या है अपनी टास्क को भाई कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वेट करना पड़ेगा। और भाई इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, डेडलॉक कहते हैं। यानी कि डेडलॉक क्या है, आपकी एक ऐसी कंडीशन है भाई जहां पर आपके पास एक रिसोर्स तो अवेलेबल है और आपको दूसरी रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़े भाई, वेट करना पड़े। क्यों वेट करना पड़े, क्योंकि उस समय उस रिसोर्स को कोई दूसरा प्रोसेस यूज कर रहा है। हम इसी कंसेप्ट को भाई क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। मेरे अंदाजे में तो भाई आपको अब डेडलॉक वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद क्या है भाई, डेडलॉक है क्या भाई, डेडलॉक इज अ सिचुएशन, भाई एक सिचुएशन है इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, एक सिचुएशन है वेयर 2 और मोर प्रोसेस आर अनेबल टू प्रोसेस, यानी कि दो या फिर दो से अधिक प्रोसेस क्या है, अनेबल यानी कि मतलब अनेबल के लिए आप कह सकते हैं कि वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या है भाई, अनेबल है, बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द अदर रिलीज आर रिसोर्स, यानी कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि भाई ये कैसे क्या कर दे, अपने रिसोर्स को खाली कर दे। जब वो अपने रिसोर्स को खाली कर देगा तब मैं उसके रिसोर्स को यूज कर पाऊंगा। तो इसी कंसेप्ट को आपको क्या कहा गया भाई, डेडलॉक कहा गया है। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो भाई डायग्राम में क्या है, मान लीजिए आपका ये प्रोसेस नंबर 1 है और भाई प्रोसेस नंबर 1 के पास जो है ये रिसोर्स नंबर 1 तो क्या है भाई, असाइन कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद एक रिसोर्स तो है, यानी कि इसके पास क्या है भाई, पहली वाली रिसोर्स तो है, लेकिन भाई इसे अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक और रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स कौन सी चाहिए भाई, इसको रिसोर्स नंबर 2 भी इसको चाहिए। लेकिन भाई जो आपके इसके पास रिसोर्स नंबर 2 है ये तो पहले से भाई कौन यूज कर रहा है, आपका प्रोसेस नंबर 2 को ये क्या कही हुई है, असाइन की हुई है। लेकिन भाई जब तक प्रोसेस नंबर 2 अपना इस रिसोर्स नंबर 2 को फ्रीज नहीं कर सकता तब तक आपका प्रोसेस नंबर 1 की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती, तो ठीक है। और जब तक आपका प्रोसेस नंबर 2 के अंदर क्या चाहिए इसको भाई, रिसोर्स नंबर 1 चाहिए, लेकिन रिसोर्स नंबर किसके पास है, प्रोसेस नंबर 1 के पास है। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, ना तो प्रोसेस 1 ही कंप्लीट एग्जीक्यूट हो पा रहा है और ना ही आपका प्रोसेस 2 कंप्लीट हो पा रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक साइकिल को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे में क्या है, अपने किसी एक रिसोर्स तो इनके पास है और ये किसी दूसरी रिसोर्स का वेट कर रहे हैं। और यही प्रोसेस आपका क्या है भाई, डेडलॉक है। अब डेडलॉक का मैं समझता हूं कि आपके बीच में बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैंने आपको इसे एक अपने रियल लाइफ से बता दिया, बाकायदा डेफिनेशन से ही बता दिया, अब तो भाई डायग्राम के थ्रू ही बता दिया। तो अब तो आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को भाई बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद क्या है भाई, रिकवर फ्रॉम डेडलॉक कंडीशन, मतलब भाई हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने डेडलॉक की कंडीशन से भाई क्या हो सके, रिकवर हो सके। तो भाई उसके लिए सबसे पहला स्टेप आता है आपका डेडलॉक डिडक्शन। भाई सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि भाई कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो आपके डेडलॉक को क्रिएट कर रही है। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको वहां से रिमूव करना है। तो इस स्टेप के अंदर क्या लिखा, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट अ डेडलॉक हैज अकर्ड यूजिंग डिडक्शन एल्गोरिथम, यानी कि हम डिडक्शन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, जिन एल्गोरिथम के थ्रू हम चेक करेंगे कि हाँ भाई किस रिसोर्स के कारण या फिर किस प्रोसेस के कारण भाई क्या है, हमारा डेडलॉक आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वहां से हटाएंगे। उसके बाद क्या है, चूजिंग अ विक्टिम, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक विक्टिम को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अ प्रोसेस टू टर्मिनेट और प्रेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक, यानी कि हम क्या करेंगे, किसी एक अपने प्रोसेस यानी कि उसको सिलेक्ट करने से हमें क्या करना है भाई, टर्मिनेट करना या फिर
प्रेम्प्ट करना है, किसके लिए, अपने डेडलॉक को तोड़ने के लिए। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ विक्टिम में इंक्लूड मिनिमम कॉस्ट एंड प्रायोरिटी, यानी कि वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए और क्या होनी चाहिए भाई, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बेस पे क्या करेंगे, हम अपने विक्टिम को सेलेक्ट करेंगे और जो भी रिसोर्स हमारे क्या कर रही थी भाई, डेडलॉक को क्रिएट कर रही थी, हम उसे क्या करेंगे, वहां से टर्मिनेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, प्रोसेस टर्मिनेशन। यहां पर क्या करना, हमें अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कराना, लेकिन टर्मिनेट करेंगे कैसे, टर्मिनेट ऑल प्रोसेस, यानी कि उन सब प्रोसेस का क्या करना है, टर्मिनेट करना है इन्वॉल्व इन डेडलॉक। भाई जो जो प्रोसेस आपके डेडलॉक साइकिल के अंदर क्या है, प्रेजेंट थे, आपको उन सबको क्या करना पड़ेगा भाई, टर्मिनेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने डेडलॉक यानी कि साइकिल के अंदर से वहां से निकल पाएंगे। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट ड्रास्टिक अप्रोच, यानी कि ये क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन क्या है आपके ड्रास्टिक अप्रोच है। स्टेप नंबर 4 क्या है, उसके बाद क्या है, रिसोर्स रीएलोकेशन, यानी कि जब आप अपने भाई क्या है डेडलॉक को खत्म कर दोगे तो फिर से भाई आप अपने रिसोर्स को क्या करोगे, रीएलोकेट करोगे। और जब रीएलोकेट करोगे तो भाई फिर से एक बार चेक करोगे, क्या अब फिर से रिसोर्स को एलोकेट करने के बाद आपका डेडलॉक तो नहीं आ रहा है। यदि डेडलॉक अब भी आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको फिर से चेक करना पड़ेगा और डिटेक्ट करना पड़ेगा और फिर से वही डेडलॉक एल्गोरिथम लगा के, यानी कि उन एल्गोरिथम को लगा के जिससे क्या कर सके, आप अपने डेडलॉक को फाइंड कर सके, उन एल्गोरिथम का यूज कर से फिर क्या करेंगे, आप अपने डेडलॉक को खत्म करेंगे। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, रीएलोकेटिंग द प्रेम्प्टेड रिसोर्सेज टू अदर प्रोसेस वेटिंग फॉर देम, जो इन दूसरे वेट कर रही थी उसको कर देंगे हम। इंश्योर दैट द रीएलोकेशन डज नॉट लीड टू द अनदर डेडलॉक, ऐसा ना हो कि भाई आपने रिसोर्स तो एलोकेट कर दिए लेकिन वहां से क्या है कि एक आपका डेडलॉक खत्म हुआ है, दूसरा क्रिएट हो गया। इस तरीके से आपको रिसोर्स का एलोकेट करना है कि वहां पर कोई भी क्या ना हो पाए, डेडलॉक क्रिएट ना हो पाए। इसके बाद क्या है, रिपीट डेडलॉक डिडक्शन। जब आप दोबारा से भाई रिसोर्स को एलोकेट कर दिए हैं तो फिर से मैंने आपको बताया, फिर से आपको क्या चेक करना है, आपको अपने डेडलॉक को चेक करना है। क्या भाई, जब हमने अपने रिसोर्स को यहां पर क्या किया है, फिर से रीएलोकेट किया है तो वहां पर कोई दोबारा से क्या है, डेडलॉक तो क्रिएट नहीं हो रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, कंटिन्यूसली मॉनिटर द सिस्टम फॉर डेडलॉक एंड रिपीट द डिडक्शन एंड रिकवरी प्रोसेस अंटिल नो मोर डेडलॉक आर डिटेक्टेड, यानी कि हम अपने जो भी हमारा सिस्टम है उसको बार बार क्या करते रहेंगे भाई, मॉनिटर करते रहेंगे, क्या चेक करने के लिए कि भाई इसके अंदर कोई से फिर क्या है, डेडलॉक वाली कंडीशन तो नहीं आ रही है, और यदि आ रही है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिकवर करना पड़ेगा। तो भाई जहां पर हमने रिकवरी वाले तो देख लिए, अब हमें क्या देखना है, डेडलॉक प्रिवेंशन कंसेप्ट क्या है भाई, डेडलॉक प्रिवेंशन कंसेप्ट क्या रहते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेटजी, यानी कि ये क्या है भाई, एक स्ट्रेटजी है यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है टू इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि हम इन प्रिवेंशन कंसेप्ट का यूज करेंगे तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी इसके अंदर जो हमने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके डेडलॉक स्टेट के अंदर नहीं आने वाले हैं। किसके थ्रू, आपके प्रिवेंशन कंसेप्ट के थ्रू। दिस इन्वॉल्व डिजाइनिंग द सिस्टम इन सच अ वे, यानी कि ये आपके सिस्टम को एक ऐसे वे में डिजाइन करता है दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक कैन बी होल्ड, यानी कि वहां पर क्या है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी क्या लगाई जाती है भाई, कंडीशन लगाई जाती है कि वहां पर आपका डेडलॉक अगर हो ही नहीं सकता है। द 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक अकर एट, यानी कि आपकी 4 कंडीशन है जिसके अंदर भाई क्या है, आपका डेडलॉक अकर हो सकता है। तो आपको ये 4 कंडीशन अपने प्रोसेस के अंदर मेंटेन करके रखनी है भाई, जिससे क्या ना हो, आपका डेडलॉक वहां पर उपयुक्त ना हो। सबसे पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सबसे पहला क्या है आपका, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जो सेकंड नंबर है भाई, सेकंड क्या है आपका, होल्ड एंड वेट। और तीसरा क्या है भाई आपका, नॉन प्रेम्पशन। और भाई चौथा क्या है आपका,
सर्कुलर वेट। चौथा क्या है आपका सर्कुलर वेट। तो ये चार ऐसी कंडीशन है, यदि आप इनको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई कर देंगे तो भाई आपके सिस्टम के अंदर अब कोई भी डेडलॉक की कंडीशन आकर होने वाली नहीं है। तो भाई ये चार जो भी हमारे कंसेप्ट हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट वन ऑफ रिसोर्स मस्ट बी हैड इन नॉन शेयरेबल मोड। यानी कि भाई आपके पास एक रिसोर्स ऐसी होनी चाहिए भाई जिसे कोई भी यूज ना कर रहा हो। भाई इसका क्या फायदा होगा, मान लो दो रिसोर्स हैं प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 जो मेमोरी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए एक रिसोर्स तो वो आपस में शेयर ही कर रहे थे, मान लो दूसरे भी कहने लगे मेरे पास कुछ मतलब मुझे भी अब मेमोरी से काम करना है, तो क्या करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाली है उसको असाइन कर देंगे। तो जब दोनों के पास क्या हो जाएगी भाई सेपरेट मेमोरी हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगा दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वेटिंग में नहीं रहेंगे। तो ये क्या होगा हमारे डेडलॉक क्या कर देगा भाई सेपरेट कर देगा, यानी कि इसके अंदर क्या है अब हमारा डेडलॉक नहीं आने वाला। इसके बाद क्या है होल्ड एंड वेट। A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by the other process। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कम से कम एक ऐसी संसाधन यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट रखता है वह अन्य प्रक्रियाओं द्वारा रखे गए अतिरिक्त साधनों का प्रयास करके प्रतीक्षा कर रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है भाई जो आपका प्रोसेस है वो क्या करता है पहले से ही अपने पास क्या है एक एक्स्ट्रा रिसोर्स को होल्ड करके रखता है। मान लीजिए जो उसको वेटिंग वाली है तो वेटिंग वाली से पहले क्या करेगा जिसने होल्ड करके रख रखी है पहले अपना उस वाली रिसोर्स से काम चला लेगा और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो जिसकी वेटिंग में तो वो वहां से क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी, देन उसका वो वहां पर यूज कर लेगा। इसके बाद क्या है नो प्रेम्पशन। रिसोर्स कांट बी फोर्सेबल टेकन फ्रॉम द प्रोसेस होल्डिंग देम। यानी कि भाई जो भी आपके प्रोसेस हैं मान लो यदि आपका प्रोसेस 1 आपकी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहा है तो वहां पर आप उससे जबरदस्ती उस रिसोर्स को वहां से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका नॉन प्रेम्पशन वाली कंडीशन है। तीसरा क्या है फोर्थ क्या है आपका पास लास्ट भाई सर्कुलर वेट। क्या है भाई ये सर्कुलर वेट। A set of process exists in a circular chain, each waiting for a resource held by the next process in the chains। यानी कि सर्कुलर वेट का मतलब क्या है भाई जो आपके रिसोर्सेस हैं उनको आपने अपने प्रोसेस के अंदर ऐसा असाइन कर रखा है कि मान लो जैसे ही प्रोसेस 1 आपकी मेमोरी का यूज कर रहा है तो आपके प्रोसेस नंबर 2 को भी क्या है मेमोरी को जरूरत है। और भाई जो आपका प्रोसेस नंबर 2 है सपोज करो वो इस समय किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा है और इस समय जो प्रोसेस नंबर 4 है उसको भी इनपुट आउटपुट रिसोर्स की जरूरत है। तो वहां पर हमें क्या करना है भाई जो भी हमारे प्रोसेस है हमको इस प्रकार से अरेंज करना है कि भाई वो कोई भी क्या ना करे चैन क्रिएट ना करे। यदि वो चैन क्रिएट नहीं करेंगे तो वहां पर सर्कुलर वेट वाला नहीं आएगा जिसके कारण क्या है हम अपने डेडलॉक से भाई बच सकते हैं। इसके बाद क्या है भाई ये आपकी यूनिट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। यानी कि भाई आपको वो मेथड बताने हैं जिससे क्या कर सकें भाई आप अपने डेडलॉक को क्या कर सकें भाई अवॉइड कर सकें या फिर उसमें जो प्रॉब्लम आती है हमारे डेडलॉक में हम क्या कर सकें उसे अवॉइड कर सकें। तो भाई कौन कौन सी कंडीशन है डेडलॉक हैंडलिंग इन्वॉल्व स्ट्रेटजी टू डील विद और प्रिवेंट डेडलॉक इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई क्या करना है आपको डेडलॉक से बचना है या फिर उससे प्रिवेंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास क्या है कुछ डेडलॉक के मेथड दे रखे हैं। तो भाई कौन कौन से मेथड हैं तो भाई बेसिकली हमारे पास क्या है 4 टाइप के मेथड हैं जिन टाइप तार का मेथड करके हम अपने डेडलॉक को क्या कर सकते हैं भाई एक इफिशिएंट मैनर में क्या कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। सबसे पहले क्या करना है आपको अपने डेडलॉक प्रिवेंशन करना है और अभी डेडलॉक प्रिवेंशन में मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। कौन कौन से थे वो भी आपको दोबारा से यहाँ पर डिटेल में मैं एक बार बता दूंगा। इसके बाद क्या है आपका डेडलॉक अवॉइडनेस। आपको डेडलॉक क्या करना है भाई अवॉइड करना है। उसके बाद क्या है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक को पहचानना और उसको सही करना। इसके बाद
इग्नोरिंग डेडलॉक। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो हमारा डेडलॉक है, यदि हम इसमें किसी दूसरे प्रोसेस को लेकर चाह रहे हैं और वो हमारे लिए भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो पा रहा है, तो भाई क्या करिए, आप कुछ समय तक जो आपको रिसोर्स चाहिए ना उसका वेट करिए और चुपचाप अपने काम को करते रहिए। मान लीजिए वही मैं आपको हॉस्टल वाले एग्जांपल से बताता हूं। भाई कुछ लोग तो सोचेंगे भाई जैसे ही मेरी गैस खत्म हो गई तो मैं साइड वाले से आके मांग लेता हूं। यदि वो इस काम को कर रहा है तो भाई वो तो अपने डेडलॉक की कंडीशन में क्या है, वो फंस गया है। लेकिन कोई बंदा ऐसा भी होगा, जैसे ही उसका सिलेंडर खत्म होगा वो क्या करेगा भाई, तुरंत अपने गैस वाले के पास जाएगा और अपनी गैस फिल करा के ले आएगा और उसके बाद क्या करेगा, अपने खाने को बना लेगा। लेकिन जो लालची वाला आदमी है, जिसको अपने पैसे खर्च करने ही नहीं है, वो क्या करेगा भाई, थोड़ी देर वेट करेगा और सोचेगा यार कैसे अपने पार्टनर क्या हो जाए, सिलेंडर फ्री हो जाए। जैसे सिलेंडर फ्री होगा मैं तो यहीं से काम कर लूंगा। तो इसमें क्या देखा गया है, एक व्यक्ति तो वो है जो अपने डेडलॉक को इग्नोर कर रहा है और एक वो है जो अपने डेडलॉक क्या कर रहा है भाई, ठीक कर रहा है। तो भाई जो डेडलॉक को इग्नोर करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो चाह कर भी, उसे पता है कि मेरे सिलेंडर की भाई गैस खत्म हो गई है, उसके बाद भी दूसरे वाले का वेट कर रहा है भाई कब इसका सिलेंडर क्या हो जाए भाई, फ्री हो जाए, जिससे मैं क्या कर सकूं, अपने खाने को बना सकूं। तो वो ऐसा कौन है व्यक्ति जो क्या कर रहा है, अपने डेडलॉक को इग्नोर कर रहा है। तो देख लेते हैं इन चारों के बारे में। तो डेडलॉक प्रिवेंशन, इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक कांट बी होल्ड, यानी कि हमारे जो मतलब प्रोसेस है हम उसको इस प्रकार से अरेंज करें, उसके अंदर एक नेसेसरी कंडीशन ऐसी हो जहां पर भी जो है भाई हमारा डेडलॉक अकर ना होता हो। अब इसके अंदर कौन कौन सी चार कंडीशन है जो जस्ट हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट। तीसरा क्या है, नो प्रेम्पशन। और फोर्थ क्या है हमारे पास, सर्कुलर वेट। अभी इन चारों को मैंने आपको डिटेल में बताया है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो भाई आपको शॉर्ट में लिखना है, जो मैंने आपको वहां पर प्रॉपर डेफिनेशन बताई है वही प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेडलॉक अवॉइडनेस, यानी कि डेडलॉक क्या करेंगे, कुछ लोग अवॉइड करेंगे। डायनेमिकली एग्जामाइन रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर अ सिस्टम डज नॉट एंटर अ डेडलॉक। आपको क्या करना है, अपने डेडलॉक को क्या करना है भाई, अवॉइड करना है, यानी कि रिसोर्स को इस प्रकार से मैनेज करना है भाई कहीं पर भी आपके डेडलॉक वाली कंडीशन ना बन पाए। इसके बाद क्या है आपका डेडलॉक डिडक्शन एंड रिकवरी। यहां पर क्या होगा, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट कोमा डिटेक्ट इट एंड देन रिकवर। यदि आपने देख लिया है कि भाई हमारे जो रिसोर्स हैं या जो हमारे प्रोसेस हैं वो हमारे डेडलॉक की कंडीशन के अंदर आ गए हैं, तो आपको क्या करना है भाई, उनको डेडलॉक स्टेट के अंदर से डिटेक्ट करना है और क्या करना है भाई, उन्हें रिकवर कर लेना। हमें पता तो लग गया डेडलॉक में है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें पहले डिटेक्ट करेंगे उसके बाद रिकवर करेंगे और फिर से रिसोर्स को क्या करेंगे, रीएलोकेट करेंगे। इसके बाद इसमें क्या क्या होगा भाई, पहले रिकवरी होगी, फिर डिडक्शन होगा, फिर रिसोर्स प्रेम्पशन होगा। फिर से मैंने आपको तीनों पॉइंट बताई दिए जस्ट। इसके बाद क्या है, इग्नोर डेडलॉक। तो मैंने इग्नोर डेडलॉक को तो अभी आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी भाई डेफिनेशन वाला पार्ट देख लो। इग्नोर द डेडलॉक प्रॉब्लम, आपको इग्नोर करना है डेडलॉक प्रॉब्लम को, assuming that deadlock are rare and the cost of prevention is high। आपको क्या करना है कि डेडलॉक क्या है, ये रेयर है यानी कि ये आएगा ही आएगा, या फिर यदि हम इसे ठीक करेंगे तो भाई हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगने वाली है। तो आपको अब भाई सारे मेथड समझ में आ गए होंगे डेडलॉक हैंडलिंग के। तो आई होप आपको ये कंप्लीट सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको एक कंप्लीट सेशन समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर थैंक्स ज़रूर लिखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इसका सेकंड लेक्चर चाहते हैं, यानी कि जो आपके चैप्टर यहाँ पर छूट गए हैं, यदि आप उनको फिर से मेरी वीडियो के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा।
और यदि आप भाई हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हमने आपके लिए बेस्ट सुटेबल कंटेंट बनाया है, जो आपको कहीं दूसरी जगह अवेलेबल नहीं होने वाला है, तो भाई बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर आपका कंटेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर हमने आपको एक अपना टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए और टेलीग्राम लिंक पर जाते ही आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। किस नाम से आएगा भाई, सेमेस्टर अड्डा के नाम से ही आएगा। वहां पर आप जाइए, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगी। तो चलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।